Hello everyone, very good morning. Let us start with another lecture on costing. In our last lecture, we have discussed what are the different types of cost which are used in managerial decision making. Okay, management जब decisions लेती है तो कौन कौन से अलग cost के concepts arise हो जाते हैं. जैसे एक concept होता है predetermined cost, जिसे उन्हें already पता होता है, जो उन्होंने already production के पहले compute किया हुआ होता है. दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के हिसाब से स्टैंडर्ड ऑपरेशन के लिए इतना खर्चा होना चाहिए और इसके हिसाब से वो लोग प्राइस भी फिक्स करते हैं और कॉस्ट कंट्रोल भी करते हैं. याद रखिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट जब सेट की जाती है तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया जाता है. ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी सेट कर दो. ठीक है. सो स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करने के पहले बहुत डिटेल्ड रिव्यू किया जाता है आपके पूरे सिस्टम का. ठीक है, आपके पूरे प्रोसीजर्स का, और उसके बाद इस कॉस्ट को सेट करते हैं. नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट. एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए लगने वाला एक्स्ट्रा खर्चा और कुछ नहीं, मार्जिनल कॉस्ट है. इसका मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. राइट, ये फॉर्मूले से हमने क्वेश्चन भी किया था. एस्टिमेटेड कॉस्ट, पहले से अंदाजा लगाया हुआ. राइट, एक्सपेक्टेड जो खर्चा है, ठीक है, इसे प्रोस्पेक्टिव कॉस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है. डिफरेंशियल कॉस्ट, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहां पे. डिफरेंशियल कॉस्ट हमारे लेवल ऑफ एक्टिविटी के बढ़ जाने या घट जाने से टोटल कॉस्ट जितनी बढ़ती या घटती है उसे इंक्रीमेंटल या डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं. याद रखिएगा, हमारी अगर अभी कुछ सर्टेन एक्टिविटी लेवल चल रही है और हमने एक्टिविटी लेवल बढ़ा दी या हमने प्रोसेस चेंज कर दी और उससे हमारा टोटल खर्चा अगर बढ़ जाता है तो वी से दैट द टोटल इंक्रीज इज टू बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट. और अगर हमारा टोटल कॉस्ट डिक्रीज हो जाता है, वी से दैट इट्स अ डिक्रीमेंटल कॉस्ट. ओके, सो वी हैव आल्सो डन अ क्वेश्चन ऑन दिस. देन वी हैव स्टडीड इंप्यूटेड कॉस्ट, काइंड ऑफ अ नोशनल कॉस्ट, जो एक्चुअली आपको किसी को पे तो नहीं करना है. ठीक है, लेकिन हम लोग डिसीजन मेकिंग में उसे जरूर कंसीडर करते हैं. ठीक है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर, ऐसी चीजें जो एक्चुअली आपको किसी को देनी नहीं होती है लेकिन फिर भी आप उसे कॉस्ट कंसिडरेशंस में लेते हैं. इंप्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सब एक जैसे ही कंसेप्ट्स हैं. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोगों ने स्टडी किया था कैपिटलाइज्ड कॉस्ट. कैपिटलाइज्ड कॉस्ट जिसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज किया जा चुका है, असेट बोल के रिकॉर्ड किया जा चुका है, धीरे धीरे वो एक्सपेंस बोलकर पी&एल में चले जाते हैं. प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट, याद रखना है दोनों डिस्टिंक्शन में होते हैं. प्रोडक्ट कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट. प्रोडक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड होते हैं, प्रोडक्ट ड्रिवन होते हैं, वो होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट. बेसिकली जैसे वेरिएबल वाले, वो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वो वैरी होते चले जाएंगे, वो भी खर्चे बढ़ते जाएंगे. जो प्रोडक्ट ड्रिवन होते हैं मोर और लेस, वो होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, और जो पीरियड ड्रिवन होते हैं वो होते हैं पीरियड कॉस्ट. ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग और पीरियड कॉस्ट के अंदर बेटा पीरियड कॉस्ट जो होता है ना, वो पी&एल में चला जाता है. वो कहां चला जाता है? पी&एल में चला जाता है. ये जो डिस्टिंक्शन है प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट, ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग में ज्यादा काम आता है. हमें ये भी शुरुआत में इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, जब हम वो वाले कंसेप्ट्स को स्टार्ट करेंगे तब उस टाइम पे हम लोग इसे वापस एक बार रिवाइज जरूर करेंगे. ठीक है, आगे इसके बाद हम लोगों ने देखा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अगेन जो आपने सैक्रिफाइस किया है, जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़कर आए हैं, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. याद रखिएगा, जो आपने सैक्रिफाइस किया है या जो अपॉर्चुनिटी आप छोड़कर आए हैं उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने स्टडी किया था, वी हैव स्टडीड आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, जिसमें नया कैश आउटफ्लो होगा, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. याद रखिएगा, अगर आप ये एक्शन आपने सोचा कि हमें नहीं करना है तो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट अवॉइड किया जा सकता है. ठीक है, लाइक मेक और बाय डिसीजंस, क्या हमें करना है या नहीं करना है, सेलिंग प्राइस क्या सेट करें रिसेशन में, उन सब में एक कंसेप्ट जो है वो इवॉल्व होता है. नेक्स्ट शट डाउन कॉस्ट, ऐसा खर्चा जो फैक्ट्री के बंद होने के बाद भी चलते रहता है उसे शटडाउन कॉस्ट कहते हैं. जहां हम फैक्ट्री बंद होने की बात कर रहे हैं, हम टेम्पररी बंद होने की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो टेम्पररी अगर फैक्ट्री बंद भी हो गई तो भी अगर खर्चा चलता रहेगा तो ऐसा कॉस्ट है शटडाउन कॉस्ट. सारे फिक्स खर्चे जो टेम्पररी क्लोजर पे अफेक्ट नहीं होते हैं वो शटडाउन कॉस्ट होते हैं. संक कॉस्ट, ऐसा कॉस्ट जो पास्ट में हो चुका है, नया नहीं करना है अपने को, जो पास्ट में हो चुका है, पास्ट में आपने जितने रुपए खर्च कर दिए हैं वो है संक कॉस्ट. याद रखिएगा, अब उसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है. तो ये वो कॉस्ट है जिसका डिसीजन मेकिंग में कोई रोल नहीं है.
ठीक है, आपको आज जो डिसीजंस लेने हैं उसके लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपने पहले कितना खर्चा किया था। ठीक है, हमारा आज का गोल होना चाहिए कि खर्चा मिनिमाइज करने की कोशिश करो, राइट। तो हमारा आज का गोल तो ये सेट है कि खर्चा मिनिमाइज करना है, लेकिन उसके लिए हमने पास्ट में कितना किया था वो अब रेलिवेंट नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉस्ट, जिसमें हम लोग कॉस्ट को जो है एक कॉस्ट शीट बना के ऐसा समझ लो एक स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, एब्सोल्यूट टर्म्स में दिखाएंगे कि टोटल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, रुपीज में भी दिखा सकते हैं, परसेंटेजेस में भी दिखा सकते हैं कि टोटल कॉस्ट में किसका कितना शेयर है। उसके बाद हमने देखा था डिस्क्रिशनरी कॉस्ट, ये हम लोगों ने काफी बार अब देख लिया। डिस्क्रिशनरी जिसमें 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता, बराबर है, देयर इज नो क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये उन चीजों से अराइज होता है जब मैनेजमेंट डिसीजंस लेती है कि भाई अपने को कितना खर्चा करना है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे, पब्लिक रिलेशंस पे, लाइक दैट, ट्रेनिंग वगैरह पे। ये मैनेजमेंट के डिसीजंस पे डिपेंड करता है, इसमें 1-to-1 कोरिलेशन नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आता है पीरियड कॉस्ट, जो सीधा सीधा P&L में चला जाता है। याद रखिएगा ये मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है, जिसमें जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग करेंगे ना तब इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, इंजीनियर्ड कॉस्ट। इंजीनियर्ड कॉस्ट का मतलब होता है जिसमें 1-to-1 को रिलेशनशिप है, डिस्क्रिशनरी में है नहीं, इंजीनियर्ड में है, राइट, इंजीनियर्ड में है। इंजीनियर में देयर इज अ 1-to-1 को रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, इनपुट एंड आउटपुट। जैसे रॉ मटेरियल डाला, प्रोडक्शन आया, लेबर लगाया, प्रोडक्शन आया, लाइक दैट। सो 1-to-1 कोरिलेशन जब है तो वो इंजीनियर्ड कॉस्ट है। उसके बाद हमने देखा था एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो एक्चुअल आप कैश पे ऑफ कर रहे हैं, और इम्प्लिसिट जिसमें कैश पेमेंट नहीं होती, ये इंप्यूटेड या इकोनॉमिक कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसा है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट जो है वो स्टडी किए थे, बराबर है। और उसके बाद हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी किया था। आज हम लोग अच्छा ये वाला भी तो टॉपिक हमने किया था, राइट, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। सिंगल कॉस्टिंग जब पूरे फैक्ट्री में सिंगल यूनिट बनता है, पूरे फैक्ट्री में हमारा सिर्फ सिंगल यूनिट बनता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पूरे फैक्ट्री के खर्चे ऐड कर दो, और पूरे फैक्ट्री के खर्चे ऐड करने के बाद उसे जो सिंगल यूनिट आपका है उस पर डिवाइड कर दो, बराबर है। उस जितना आपने प्रोडक्शन किया है ना बेटा, उस पर डिवाइड कर दो, उसे कहते हैं सिंगल कॉस्टिंग और आउटपुट कॉस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है बैच कॉस्टिंग। जब आपके फैक्ट्री में प्रोडक्शन बैचेस में चलता है, तो आपको क्या करना होगा, आपको बैच का जितना खर्चा आया आप उसे डिवाइड करोगे उस बैच में जितने यूनिट्स बने हैं उससे। ठीक है, आप उसे किससे डिवाइड करोगे, बैच के अंदर जितने यूनिट्स बने हैं ना बेटा उससे डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा कि मतलब नंबर ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कितना हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जहां पे कॉस्ट ऑफ ईच जॉब जो है सेपरेटली निकाली जाती है। ठीक है, हर जॉब अलग होता है, फर्नीचर का काम लाइक दैट है ना, सो हर काम अलग होने वाला है। एडवर्टाइजिंग का काम हो सकता है, प्रिंटिंग प्रेस का काम हो सकता है, टायर चेंज करने का काम, राइट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस में आता है, जब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रिज बनाना, रोड बनाना, ऐसी चीजें जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सिर्फ कॉस्ट निकालनी पड़े। ठीक है, सो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग जहां पे काम प्रोसेसेस में चलता है, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द कॉस्ट पर प्रोसेस, लाइक वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द कॉस्ट ऑफ ईच ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, सो वी व्हाट वी डू इज वी यूज द प्रोसेस कॉस्टिंग, जहां पे कॉस्ट ऑफ कंप्लीटिंग ईच स्टेज ऑफ वर्क इज एसेटेंट। ठीक है, हर एक प्रोसेस का अलग अलग कॉस्ट निकाला जाता है, और उसे फिर हम लोग यहाँ पर प्रोसेस मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा अगर बड़ी इंडस्ट्री है और वहां पे पूरा काम मैकेनिकल है, तो फिर हम लोग ऑपरेशन कॉस्टिंग उसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि वहां अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस इंडस्ट्री। ऑपरेशन और ऑपरेटिंग में बहुत फर्क है, याद रखिएगा। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग इज फॉर सर्विस इंडस्ट्रीज, जैसे ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल्स। ठीक है, इसके लिए स्पेशली आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज मल्टीपल कॉस्टिंग, जिसमें एक नहीं एक से ज्यादा मेथड्स यूज होती हैं फॉर कॉस्टिंग। जो इतना बड़ा काम है कि सिर्फ एक मेथड से काम नहीं चलेगा, तो वो हो जाता है वहां पर मल्टीपल कॉस्टिंग। हम एक से ज्यादा मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे बाइसिकल मैन्युफैक्चर, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर, जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स के लिए जॉब कॉस्टिंग किया जा सकता है, लेकिन पूरे के पूरे फैक्ट्री का खर्चा जो है वो सिंगल कॉस्टिंग के हिसाब से बांटा जा सकता है। तो दिस इज मल्टीपल कॉस्टिंग। वी हैव आल्सो स्टडीड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट। ओके, यहाँ हमारा पूरा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, आज याद रखिएगा, आज आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स करने हैं।
ठीक है, प्रैक्टिकल्स करने से मेरा मतलब क्या है, आज हम लोग बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच से चलने वाले हैं और आपने ऑलरेडी जो कॉस्ट शीट सीखा है, बराबर है, आज उससे डिटेल में हम लोग करने वाले हैं, एकदम कॉस्ट शीट को आज आप खोल खोल के करने वाले हैं, ऐसा समझ के चलो आप। ठीक है, सो आज का आपका जो टॉपिक एक्चुअली वो आप सीख चुके हैं, तो आपको आंसर करना है, आज आपका काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, आज मुझे कम करना है और आपको काम ज्यादा करना है, ऐसा समझ के चलिए। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ठीक है, दिस इज द लास्ट थ्योरी टॉपिक बिफोर वी स्टार्ट विद कॉस्ट शीट्स। ओके, सो what are the different techniques of costing? देखो हम लोगों ने methods of costing कर लिया है, बराबर है, we have done the methods of costing. Now we'll be going to techniques of costing. Remember that we'll be going to techniques of costing. Now what are the different techniques of costing? First is uniform costing. Now what is uniform costing? Uniform costing एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है और ये ऐसा एक कंसेप्ट आपने सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स में भी सीखा था। कंसेप्ट का नाम है लाइक आपने जो सीए फाउंडेशन में देखा था वो था अकाउंटिंग कन्वेंशन। जब सभी लोग मिलकर एक चीज करने लग जाएं तो वो अकाउंटिंग कन्वेंशन बन जाता है, जैसे सीए फाउंडेशन में अपने अकाउंट्स में देखा था। सिमिलरली जब नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में एग्री कर जाए कि हम सेम तरीके का कॉस्टिंग फॉलो करने वाले हैं तो उसे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कहते हैं। सिंपल कंसेप्ट है, जब नंबर ऑफ फर्म्स इंडस्ट्री में एग्री कर जाए कि हम लोग सेम तरीके का कॉस्टिंग फॉलो करेंगे, सेम टर्मिनोलॉजीज फॉलो करेंगे, सेम प्रोसेसेस है हमारी, तो वो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। एग्जांपल के केस में अगर मैं बात कर रहा हूं कि भाई सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भाई, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, सेकेंड, यस, सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हर एक सीमेंट इंडस्ट्री एक ही जैसी प्रोसेस फॉलो करती होगी फॉर प्रोड्यूसिंग देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो फिर इन दैट केस हर एक कंपनी मिलकर ये डिसाइड कर सकती है कि हम सेम तरीके की कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। सो दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, दैट इज नथिंग बट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। नेक्स्ट, अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग के फायदे क्या है, एक तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं सभी फर्म्स का, बराबर है, कंपैरिजन कर सकते हैं सारे फर्म्स के बीच में और कंपैरिजन कर सकते हैं आप खुद का अपने प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से भी। ठीक है, तो ये उसके दो बड़े मतलब एक फायदा है कंपैरिजन का, और दूसरा क्या है कि पूरे इंडस्ट्री की कॉस्ट कितनी आ रही है वो अपने को आराम से पता चल जाएगी, तो हम गवर्नमेंट से अच्छे से निगोशिएट कर पाएंगे, डील कर पाएंगे कि गवर्नमेंट हमें कुछ रिलीफ्स दे, ठीक है, टैक्सेस में, या हमारा एग्जैक्टली क्या हालत है वो गवर्नमेंट को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ हमारे लिए प्लान भी कर सकती है। अंडरस्टैंड? सो लाइक दैट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग is nothing but understand this, uniform costing is basically जहां पे नंबर ऑफ फर्म्स क्या करते हैं समझने की कोशिश करिएगा, जहां पर नंबर ऑफ फर्म्स जो है वहां पर एक साथ आती है और एक ही तरीके की कॉस्टिंग जो है वो फॉलो करती है, एक ही जैसी कॉस्टिंग फॉलो करती है, तो कंपैरिजन पॉसिबल है और सबका इंडस्ट्री का डेटा एक साथ मिल जाएगा, तो हम गवर्नमेंट से बेटर निगोशिएट कर पाएंगे। सेकंड, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग, एक बात बताता हूं आपको, सीए फाइनल के सिलेबस में मार्जिनल कॉस्टिंग का अकेले का वेटेज अप्रॉक्स 40 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मार्जिनल कॉस्टिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लेकिन आपको इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर मार्जिनल कॉस्टिंग के सिर्फ बेसिक्स दिए गए हैं। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे मार्जिनल कॉस्टिंग के आपको सिर्फ बेसिक्स दिए हुए हैं, जब आप फाइनल लेवल पर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ही वास्ट कंसेप्ट है। और एक बात आपको यह भी बताता हूं कि प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा यही फॉलो होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी पड़ती है। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, आप क्या करते हो, फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग कर देते हो और वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट गिनते हो। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है फिक्स कॉस्ट तो चेंज होगा नहीं, आपका सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ेगा। अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट यही तो होता है ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से होने वाला एक्स्ट्रा खर्चा। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा यूनिट बनाएं तो भी फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही बढ़ने वाला है। इसीलिए कई बार वेरिएबल कॉस्ट को ही मार्जिनल कॉस्ट भी कहते हैं। अंडरस्टैंड? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वही आपका मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट भी होता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में यही चीज को डिटेल में समझा जाता है और सबसे ज्यादा मैनेजमेंट डिसीजंस लेने के लिए इसी का इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये आपको डिसीजंस लेने में बहुत हेल्प करता है।
मार्जिनल कॉस्टिंग में आप क्या करते हैं, जो खर्चे होते हैं ना उसे फिक्स्ड और वेरिएबल में बांट देते हैं और फिर फिक्स खर्चों को पीरियड कॉस्ट जैसा ट्रीट किया जाता है, उन्हें डायरेक्ट P&L भेजा जाता है और वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर पूरे डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, विल बी स्टडिंग इट, बेसिक्स एटलीस्ट उसका हम लोग जो है ना मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर में स्टडी करेंगे, एकदम डिटेल्ड एक्सटेंसिव में तो सीए फाइनल लेवल पे है वो, इंटरमीडिएट में आपको बेसिक्स दिए हुए हैं उसके, तो वो हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस? कोई वेरिएंस कहता है, कोई वैरिएंस भी कहता है। ठीक है, कोई वेरिएंस कहता है, कोई वैरिएंस भी कहता है क्या बेटा ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस? देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज में जहां पर प्रोसेसेस एकदम स्टैंडर्ड हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, मतलब अगर वो एक ही तरीके के गुड्स बार बार बनाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल के केस में सीमेंट इंडस्ट्री, एक ही जैसा गुड्स बार बार वो बनाते रहेंगे, जब एक ही सिमिलर प्रोसेस वो कंटिन्यूअस फॉलो करते रहते हैं, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपने पूरे प्रोसीजर्स का एक थॉरो रिव्यू कराते हैं और उसके बाद में वो एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लेते हैं कि इस प्रोसेस के लिए या इस यूनिट के लिए आपको इतना ही खर्चा करना चाहिए। और फिर बाद में वो लोग क्या करते रहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ मिलाते रहते हैं और फिर वो चेक करते हैं क्या हमारा एक्चुअल कॉस्ट जो है वो जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था उससे कम आया, ज्यादा आया, क्यों आया, एग्जैक्ट क्यों नहीं आया, कम ज्यादा क्यों हुआ, तो वेरिएंसेस का एनालिसिस किया जाता है। यह है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। यह भी आपको सिलेबस में दिया हुआ है, इसका भी एक पूरा चैप्टर है। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्टिंग भी चैप्टर में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपको एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखिए। सो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होगा, हम लोग पहले से ही पूरा रिव्यू करेंगे, रिव्यू कर लेने के बाद, पूरे फैक्ट्री का रिव्यू कर लेने के बाद हम लोग हर प्रोसेस के लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करेंगे कि भाई इसके लिए इतना ही लगना चाहिए, और इतना लग जाने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम जो एक्चुअल परफॉर्मेंसेस आने वाले हैं उसके साथ कंपैरिजन करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमें कॉस्ट का भी पता भी चलेगा और कॉस्ट कंट्रोल में भी रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ स्टैंडर्ड सेट करती है, लेकिन स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आपको जॉब वाइज स्टैंडर्ड सेट करना है या बैच वाइज स्टैंडर्ड सेट करना है, याद रखिए, तो उसके लिए मतलब आपको और जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, ये भी सब लगाना पड़ेगा। तो ये टेक्निक जो है ये दूसरी कोई भी मेथड के साथ लगाई जा सकती है। ये टेक्निक है कि हम स्टैंडर्ड्स पहले से सेट करके रख लो और उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड सेट करने के लिए आप जॉब वाइज स्टैंडर्ड्स रख सकते हो, बैच वाइज रख सकते हो, प्रोसेस वाइज रख सकते हो, यानी कोई मेथड इसके साथ अटैच की जा सकती है। ठीक है, सो ये स्पेशली सुटेबल कब है, जब प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज गुड्स का है, रिपीटेटिव नेचर का है, एक ही जैसे गुड्स अगर आप हर बार बनाते हैं ना तो ये वाला फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग का मतलब होता है पास्ट बेसिस पे कॉस्टिंग, मतलब पास्ट में जो आपने कर लिया है उसका कॉस्टिंग करना। ठीक है, ये बात याद रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, इसका बहुत ही कम यूज होता है। पोस्ट कॉस्टिंग मतलब पूरा प्रोडक्शन हो जाने के बाद कॉस्ट निकालना। अरे पूरा प्रोडक्शन हो जाने के बाद अगर आप कॉस्ट निकालोगे, कस्टमर तो आज माल लेकर चला गया है, अंडरस्टैंड, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। और कंटिन्यूअस कॉस्टिंग में क्या होता है, तो हम लोग जॉब जैसे से चलते जा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस इसका बहुत कम है, प्रैक्टिकल रेलेवेंस इसका बहुत ही कम है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, दैट इज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्योंकि आपके सिलेबस में, ठीक है, आपके सिलेबस में जैसे 15 चैप्टर्स दिए हुए हैं, मार्जिनल कॉस्ट को छोड़ दो, स्टैंडर्ड कॉस्ट को छोड़ दो, बाकी सबके सब एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले ही हैं। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, सारे खर्चे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स्ड हो, आप ऑपरेशंस पे, प्रोसेसेस पे, प्रोडक्ट्स पे बांटोगे। ठीक है, वो कैसे किया जाता है याद रखिएगा, एकदम सिंपल है। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपको क्या करना है, आपको सारे खर्चों की टोटल करनी है और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है। एकदम सिंपल है ये। सारे खर्चे, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, आपको सारे के सारे खर्चे क्या कर लेने हैं, आपको क्या बोलते हैं, टोटल कर लेने, और उससे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो भी है उससे डिवाइड करके आपको पर यूनिट का कॉस्ट मिलता है। दिस इज नथिंग बट एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, मुझे एक आपसे जवाब जानना है, क्या आप अपने कस्टमर्स को जो बिलिंग करते हैं वो एस्टिमेट बेसिस पे आप उनसे ओवरहेड्स रिकवर करते रहते हैं या आपको पहले से पता होता है?
जैसे फॉर एग्जांपल एक मेरे पास कस्टमर का जॉब आया, उसने कहा कि मुझे 100 यूनिट बना के दो। ठीक है, मैंने 100 यूनिट के लिए लेबर को बोल दिया, मटेरियल लगा दिया, मेरा यूनिट बन गया। लेकिन इलेक्ट्रिक बिल का क्या? इलेक्ट्रिक मेरे लिए सिर्फ एक कस्टमर का नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक बिल तो सारे पूरे महीने का एक साथ आता है, फैक्ट्री का रेंट पूरे महीने का एक साथ आता है। तो मेरा सवाल ये आप लोगों से कि आप कस्टमर को जो बिल चार्ज करोगे उसमें ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने को ऐड करना है, ये आपको पहले से पता होता है या आप एस्टिमेटेड बेसिस पे उनसे रिकवर करते रहते हैं? दिस इज द रियल क्वेश्चन। जय, आपका जवाब सही है। सुमित, जवाब सही है आप लोग आपका। जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्या आप वन शॉट रिकवर कर लेते हैं उन लोगों से? क्या मतलब मतलब आपको पहले से पता होता है कि नहीं अपना इतना ही खर्चा होने वाला है, इलेक्ट्रिक का इतना ही बिल आएगा, बराबर है? सो प्रणव वेंकटेश सही है, ये अपने को पहले से नहीं पता होता है। अपन क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं, अच्छा लास्ट ईयर में इतना इलेक्ट्रिक लगा था, लास्ट ईयर में हमारा इतना रेंट आया था और इतने यूनिट बने थे, तो हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि लास्ट ईयर में हमने ऐसा किया था, तो अंदाजा यूनिट के पीछे 5 रुपए के एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं। ऐसा अंदाजा लगा लिया। अब कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 100 यूनिट चाहिए, तो हमने 100 यूनिट इंटू 5 रुपए, 500 रुपए उसको लगा दिए। ऐसा मतलब अंदाजे से हम लोग रिकवर करते रहते हैं। ये और कुछ नहीं है, ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है। ये क्या है? ये एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग है, जो ये बोलता है आपको कि सारे खर्चे, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो फिक्स हो, सबको एक आप ऐड कर लो। वेरिएबल तो आपको पता ही होगा क्योंकि वो जॉब के लिए रेलिवेंट होते हैं, लेकिन फिक्स्ड वाले अपन अंदाजे से ऐड कर देते हैं, और अंदाजे से ऐड करने के बाद हम लोग उसका टोटल कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, याद रखना ये एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन होता है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का। याद रखिएगा, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये दोनों में काफी बड़ा फर्क है। फर्क सिर्फ इतना है, इसमें वेरिएबल लिया जाता है, इसमें भी वेरिएबल लिया जाता है। इसमें फिक्स कॉस्ट भी खर्चे में ऐड कर देते हैं, इसमें फिक्स कॉस्ट भी प्रोडक्ट में ऐड कर दिया जाता है। इसमें फिक्स कॉस्ट प्रोडक्ट में ऐड नहीं होता, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही प्रोडक्ट में जाता है। और फिक्स कॉस्ट जो है, या जिसे हम पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं, जो फिक्स कॉस्ट है वो जाता है पी एंड एल में, वो जाता है पी एंड एल में। यही एक बड़ा डिस्टिंक्शन है यहां पे एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का। कमान याद करने की कोशिश करो इसको। एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, आपको एब्सॉर्ब करना है, सारा खर्चा एब्सॉर्ब करना है, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, सब ऐड करो और खर्चे में रिकवर करते जाओ, सब ऐड करो प्रोडक्ट में डाल दो। यह है एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है? सिर्फ वेरिएबल वाले लो, फिक्स्ड वाले मत लो, फिक्स्ड वाले मत लो। क्यों मार्जिनल ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि मार्जिनल का मानना यह है कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट, हमारा कॉस्ट कितना होगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए लगने वाला खर्चा। फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होता, तो एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लगता है अपने को, बराबर है? सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही लगता है, तो वेरिएबल कॉस्ट ही मार्जिनल कॉस्ट होता है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है, वेरिएबल और फिक्स दोनों ऐड कर देता है और प्रोडक्ट में डाल देता है। लेकिन मार्जिनल वाला सिर्फ वेरिएबल में ही प्रोडक्ट में डालता है, फिक्स्ड वाला पी एंड एल लेके चला जाता है। So that is the basic difference between absorption costing and marginal costing. Come on, do remember this, do remember this. Okay, absorption costing, इसमें वेरिएबल वाले और फिक्स वाले दोनों प्रोडक्ट में ऐड करने हैं, और मार्जिनल में वेरिएबल ही प्रोडक्ट में जाता है, फिक्स्ड वाला सीधा पी एंड एल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है तो बेटा पूछ लो, और अगर आपको क्लियर है तो आप नोट करके रख लो। कम ऑन, अगर आपको क्लियर है तो ये पार्ट नोट करके रख लीजिए। अब हम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल्स के ऊपर जाने वाले हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। चलिए डन।
कॉस्ट शीट, यू हैव ऑलरेडी डन दिस। तो आज का लेक्चर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपका काम ज्यादा है, आज मेरा काम कम है। क्यों? क्योंकि ये चीज आपको पहले से पता है। कॉस्ट शीट क्या होती है हम लोगों ने ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस में बना लिया है वैसे इसको, राइट? सो कॉस्ट शीट क्या होती है? एक ऐसा स्टेटमेंट, याद रखिएगा कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट एक ही है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन देता है। हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस में इसको बनाया था, राइट? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें डिटेल कॉस्ट इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इसमें खासियत यह है कि जब आप कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है। कॉस्ट फंक्शंस के हिसाब से एक्सप्रेस करना, और उसके बाद आप क्या करते हैं, तो आप कॉस्ट शीट्स बनाते हैं। ठीक है, आप कॉस्ट शीट बनाते हैं। कॉस्ट शीट का कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है आपको याद होगा। डायरेक्ट मटेरियल लेते हैं, डायरेक्ट लेबर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि इन तीनों की टोटल को क्या कहते हैं। हम लोग एक एक करके पूरा थरली वापस करने वाले हैं इसको। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, ये सब अलग अलग फंक्शंस के बेसिस के ऊपर क्या है बेटा, कॉस्ट के अलग अलग क्लासिफिकेशंस हैं। ठीक है, फंक्शनल बेसिस पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको ये क्लियर है तो आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। वेंकटेश, जय, आप लोगों के जवाब सही है। सुमित जवाब सही है, बहुत बढ़िया। राहुल करेक्ट बेटा आंसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, राइट? अभी हमने थोड़ी देर पहले इसे स्टडी किया था कि कॉस्ट का क्लासिफिकेशन फंक्शनल होता है। ये सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, ये सारे अलग अलग बेटा क्या है, फंक्शंस है। प्रोडक्शन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब अलग अलग फंक्शंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं। और फंक्शनल क्लासिफिकेशन किया जाता है कॉस्ट शीट्स में, राइट? फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग कॉस्ट शीट्स में। सो वो था कॉस्ट शीट। अब कॉस्ट शीट्स में अलग अलग हेड्स क्या क्या है। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट को अपने दिमाग में लाओ। अब थोड़ी देर के लिए नोटबुक का इस्तेमाल मत करो, याद करो आपको कितना याद है। ठीक है, कॉस्ट शीट्स में अलग अलग 4 हेड्स हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, सारे डायरेक्ट खर्चों की टोटल होके एक हेड आपको मिलता है। यस जय, ओके। सारे खर्चों की टोटल, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस की टोटल होके आपको पहला हेड मिलता है, और उस हेड का नाम है राहुल। सुमित, आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। जय, आपका जवाब सही है। पहला हेड है प्राइम कॉस्ट। पहला हेड है बेटा प्राइम कॉस्ट। दूसरा हेड क्या है? प्राइम कॉस्ट में आप ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करते हैं, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी ऐड किया, फैक्ट्री कॉस्ट मिला। फैक्ट्री कॉस्ट में आपने क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स अगर ऐड कर दिए तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। तो आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाता है। ये सेकंड कॉस्ट हेड माना जाता है। पहला है प्राइम कॉस्ट, दूसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तीसरा हेड माना जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे कैसे आते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अपन ओपनिंग, क्लोजिंग, फिनिश गुड्स एडजस्ट करते हैं, राइट? आपको ये भी याद होगा वैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जहां मैंने कहा था वहां पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं थे, वहां पर क्या क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, रिसर्च कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, अगर बाय प्रोडक्ट का सेल किया तो वो, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग उसे क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ले लेते थे। और फिर आता था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। वो कैसे मिलता था, ओपनिंग, क्लोजिंग, एफजी एडजस्ट करके। क्या आपको याद है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद एक और पेंडिंग कौन सा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद एक और हेड कौन सा पेंडिंग हो सकता है? विच इज डेफिनेटली द लास्ट वन, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स।
ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कैसे चले जाते थे? आप क्या करते थे, इसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, ये एडजस्ट करके आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जाते थे, बराबर है। ये एडजस्ट करके आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में चले जाते थे। चलो अब एक एक करके डिटेल में हर एक चीज को समझना है आज, ठीक है। पूरा कॉस्ट शीट हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। सारे आइटम्स आप ऑलरेडी जानते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट खर्चों की टोटल, राइट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट, राइट। तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट। अगर तीनों का टोटल प्राइम कॉस्ट है, अब इसमें प्राइम कॉस्ट में हम लोगों ने सबसे पहले देखा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल इसको कैसे निकाला जाता है? याद है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बराबर है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो या डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा बोलो, ये इस तरीके से हम लोग निकालते थे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें परचेजेस ऐड कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया। वैसे आपको यह भी याद होगा कि आप परचेजेस से ओपनिंग स्टॉक ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप ओपनिंग में परचेज ऐड करो या परचेज में ओपनिंग ऐड करो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को भी फर्स्ट ले सकते हैं, किसी को भी सेकंड ले सकते हैं। ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको देने वाला है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, दूसरा नाम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, तीसरा नाम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तीनों एक ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, तीनों एक ही है। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे देगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, आपको दे देगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। नेक्स्ट, अब डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे में क्या क्या आता था? जब आप बोल रहे हैं कि भाई हमें ओपनिंग स्टॉक लेना है, परचेजेस लेना है, तो परचेजेस के खर्चे में क्या क्या लिया जाएगा? आपने ऑलरेडी देखा था, उसका बेसिक खर्चा लेना है। मुझे बताओ फ्रेट लेना है या नहीं? सोच समझ के बताना, फ्रेट लेना है या नहीं लेना है? डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट में फ्रेट बेटा लिया जाता है या नहीं लिया जाता है? यस और नो? सुमित बताओ। बिल्कुल सही है सुमित आपका आंसर। राहुल आपका जवाब गलत था। जय वेंकटेश आप लोगों के जवाब सही है, ठीक है, आप लोगों के जवाब बिल्कुल सही है। द करेक्ट आंसर इज यस। आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ उसका फ्रेट भी लेना है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल के साथ आपको उसका फ्रेट भी लेना है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आना चाहिए, सोचो, मैं आपसे कहता हूं, मान लीजिए कुछ इनपुट कॉस्ट है, इनपुट जीएसटी वगैरह है, तो उनको लेना या नहीं लेना, ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। वैसे तो आपने टैक्सेस वगैरह ये सब स्टार्ट कर ही दिया है, ठीक है। सो इंश्योरेंस जो भी आपको लाने के लिए लगता है वो भी लेना है, बराबर है। इसके अलावा अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो वो डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि उससे हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। एंड लास्ट हम लोग बात कर रहे थे ड्यूटीज और टैक्स की, तो आपको कब नहीं लेना है और कब लेना है? ड्यूटीज और टैक्स तब लिया जाता है इफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इज नॉट अवेल्ड और नॉट अवेलेबल, ठीक है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर अवेलेबल ही नहीं है तो फिर आपको उससे लेना पड़ता है, ठीक है। सो मटेरियल में क्या क्या लोगे? मटेरियल को खरीदने का, लाने का, उसका इंश्योरेंस, अपने पास पहुंचाने का इंश्योरेंस, याद रखना, मटेरियल को अपने पास पहुंचाने का इंश्योरेंस। तो मैं अगर आप लोगों से पूछूं, बताओ भाई मटेरियल्स मैंने खरीदा, उसकी कॉस्ट आई मुझे 10,000, लाने का ट्रांसपोर्ट भाड़ा आया 1,000, ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस 300 रुपए, जीएसटी, क्रेडिट अवेलेबल 500, क्रेडिट अवेलेबल ओके 500, और स्टोरेज के बाद का इंश्योरेंस 2000, मतलब अपने पास पहुंच गया, उसके बाद वेयर हाउस में जब हम उसे स्टोर कर रहे थे उसका इंश्योरेंस 2000। आपको मुझे बताना है कि मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आएगा यहां, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में। तो समझ के आंसर करिएगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है। आपका जवाब तो सही है, लेकिन सिर्फ उसको बेटा टोटल करके ही बता दो ना मेरे को सुमित। वैसे आपका आंसर सही नहीं है, आपने जीएसटी का जो ट्रीटमेंट किया है वो गलत है।
वेंकटेश और राहुल आप लोगों का गलत है। गुंजन गलती हो गई। उम्मीद आपका सही है। द करेक्ट आंसर विल बी, ये आपको बेटा 10,000 लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लेना है, अपने पास लाने तक के इंश्योरेंस का खर्चा लेना है, जीएसटी का क्योंकि क्रेडिट अवेलेबल है तो हम लोग नहीं लेंगे, और अपने पास पहुंचने के बाद का जो स्टोरेज है वो भी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे में ये आपको 3 लेने हैं, याद रखिएगा, ये 3 ही आपको लेने हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंडिचर जो सिर्फ प्रोक्योरमेंट तक का है, ठीक है, वही आपको लेना है। आप बोलेंगे कि सर स्टोरेज का भी तो आगे का खर्चा होगा ना, बेटा फिर वो ओवरहेड में जाएगा, यहां नहीं। ठीक है, याद रखिएगा डायरेक्ट मटेरियल के कॉस्ट में नहीं लेना है उसको। ठीक है, सो ये थे मटेरियल के खर्चे। लेबर की बात करते हैं। लेबर यानी ऑब्वियसली हम लोग जो एम्प्लॉयज को पेमेंट देते हैं वो लेबर का खर्चा हुआ। ठीक है, अब एम्प्लॉयज भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक जो प्रोडक्शन करते हैं और एक जो जैसे फैक्ट्री की सिक्योरिटी देख रहे हैं, या हमारे ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं, क्या उनका खर्चा डायरेक्ट लेबर में आएगा? जरा सोचिएगा, जो हमारे कॉर्पोरेट ऑफिस में एम्प्लॉयज हैं क्या उसका खर्चा हमारे डायरेक्ट लेबर में आएगा? थिंक ओवर इट। जो हमारे ऑफिसेस में लगे हुए लेबर्स हैं, जो ऑफिसेस में एम्प्लॉयज हैं, क्या उनका खर्चा डायरेक्ट लेबर में आएगा? डायरेक्ट लेबर मतलब जो सीधा प्रोडक्शन पर काम करे, जो सीधा प्रोडक्शन पर काम करे, एम्प्लॉयज आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन। तो जो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर नहीं है। कम ऑन, यू हैव टू इंटरेक्ट इन दिस टॉपिक, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, एंड विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। सो जो सीधा प्रोडक्शन कर रहा है, याद रखना, उसी का खर्चा डायरेक्ट लेबर है। जो डायरेक्ट प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, सिर्फ फैक्ट्री की सिक्योरिटी देख रहा है, एम्प्लॉयज के कैंटीन में काम कर रहा है, वो सब डायरेक्ट लेबर नहीं है। याद रखिएगा, आपका डायरेक्ट लेबर मतलब जो सीधा प्रोडक्शन पे काम करते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट लेबर तो आपने देख लिया। आपके दिमाग में आना चाहिए, बेटा बिफोर आई स्टार्ट विद दिस, किसी को कुछ भी क्वेरी रहती है ना, छोटी से छोटी, आप बिंदास चैट बॉक्स में भी भेज सकते हो और अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। मैं बार बार ये नहीं कहता हूं, लेकिन ये बात ध्यान में रखो, कुछ भी आपको क्वेरी हो ना, बिंदास आपको अनम्यूट करके पूछ लेना है, या आप क्वेरी चैट बॉक्स में भेज लो अगर मुझे आपको इंटरप्ट नहीं करना है तो। ठीक है, आप चैट बॉक्स में भेज दो, नहीं तो आप डायरेक्टली, मैं शांत हूं उस टाइम पे, पूछ भी सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, चलिए, अब आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि डायरेक्ट लेबर तो चलो ठीक है, जो प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं उसको लेना, लेकिन उनका कौन कौन सा खर्चा लेना, यह भी दिमाग में आना चाहिए। एम्प्लॉयज का खर्चे की हमने बात की कि भाई लेबर जो काम कर रहा है, जो वो ब्लू कलर का शर्ट पहनते हैं ना, ब्लू कलर का एक जैकेट पहनते हैं और फिर फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, उनका खर्चा हम लोग डायरेक्ट लेबर में ले रहे हैं, लेकिन उनका कौन सा खर्चा? सुमेध कह रहे हैं सारे, बिल्कुल सही, लेकिन सारे कौन कौन से, उनके ऊपर खर्चे होते कौन कौन से, आपको उन्हें क्या क्या देना पड़ता है, समझने की कोशिश करो। आपको उन्हें बेसिक वेजेस देनी है, उनका डीएनएस अलाउंस होता है, उनका फूड का अलाउंस हो सकता है, उनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस हो सकते हैं, उनके लिए ओवर टाइम हो सकता है, उनके लिए आपको क्या बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन करना पड़ सकता है। कितनी सारी चीजें हैं, सोचो। तो डायरेक्ट लेबर में कितनी सारी चीजें अवेलेबल होंगी, कितनी सारी चीजें हमें लेनी पड़ेंगी, हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपको वेजेस, सैलरी वगैरह लेना है, अलाउंसेस, इंसेंटिव्स जो आप उनको देते हैं वो आपको लेने चाहिए, जो ओवर टाइम आप उनको देते हैं वो आपको खर्चे में लेना चाहिए, लेकिन ओवर टाइम एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिए। रेगुलर है तब तक ठीक है, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। वैसे सारे एबनॉर्मल आइटम्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस लॉट ऑफ टाइम्स नाउ, कम ऑन, क्यूरियोसिटी मुझे जानने की कि आपको पता है या नहीं, सारे एबनॉर्मल आइटम्स कहां जाएंगे, कम ऑन, सारे एबनॉर्मल कॉस्ट कहां जाने वाले हैं, जल्दी से इंटरेक्ट करते रहो, कम ऑन, सारे एबनॉर्मल आइटम्स कहां जाते हैं? वेंकटेश आपका जवाब सही है। द मोर यू इंटरेक्ट द मोर यू लर्न, अंडरस्टैंड, यस, जय सही आपका जवाब। सारे एबनॉर्मल आइटम्स कहां जाते हैं? गुंजन बिल्कुल सही है, दैट इज दे आर गोइंग टू गो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा, सारे एबनॉर्मल चीजें जो होती है ना, वो कॉस्टिंग P&L चली जाती है, वो कभी भी कॉस्ट में डायरेक्ट ऐड नहीं होती। ठीक है, सो ओवर टाइम भी मैंने इसलिए कहा रेगुलर होना चाहिए, एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आप उन्हें कुछ बोनस वगैरह देते हैं वो लेना है, अगर आप कुछ उनके लिए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सिमिलर फंड्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपको लेबर में ही लेना पड़ेगा उसको। ठीक है, हो सकता है कि हम उन्हें मेडिकल लीव दें, वो भी फ्री में,
सॉरी मतलब पेमेंट के साथ, ठीक है, मतलब मेडिकल लीव दे रहे हैं पेमेंट के साथ, उन्हें सस्ता खाना दे रहे हैं या फ्री में खाना दे रहे हैं, लीव ट्रैवल कंसेशन दे रहे हैं, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो जो चीजें आप अपने लेबर के देते जा रहे हो ना, वो सभी चीजें आपको इसमें लेनी है, ये बात ध्यान रखो, सारी चीजें। ठीक है, सो आई होप अब आपको इस ज्यादा क्लैरिटी मिलती जा रही है कि आपको लेबर बोला तो सिर्फ लेबर यानी खाली मजदूरी नहीं होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, सो मटेरियल्स का खर्चा हमने देखा, लेबर का खर्चा हमने देखा, एक्सपेंसेस की बात करते हैं। एक्सपेंसेस जो मटेरियल को छोड़कर और डायरेक्ट लेबर को छोड़कर जो भी खर्चा डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से रिलेट करता है या सर्विसेज देने के काम आता है और वो इकोनॉमिकली फिजिबल तरीके से ट्रेस किया जा सकता है, तो वो खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो सिर्फ वेरिएबल होना डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, यह बात ध्यान में रखिए। सिर्फ वेरिएबल होना मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता, वेरिएबल खर्चा होना चाहिए लेकिन प्रोडक्शन के रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, सो मैन्युफैक्चर होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड खर्चा होना चाहिए आपको, और वो प्रोडक्ट के साथ 1 to 1 कोरिलेट कर सकता हो, लाइक दैट। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एम श्योर इसमें आपको कई बार डाउट्स होते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन सी चीज आती है। मटेरियल लेबर तो समझा कि 1 to 1 वैरी होते हैं, लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आता है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या आता है। सबसे पहले पावर, फ्यूल वगैरह ऐसी चीजें सीधा सीधा प्रोडक्शन में लगती है, सीधा सीधा प्रोडक्शन के अंदर लगती है, ध्यान में रखिए। सो डायरेक्ट एक्सपेंस में गिना जाता है। नेक्स्ट, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन। रॉयल्टी ज्यादातर केसेस में ऐसी होती है, रॉयल्टी पर यूनिट बेसिस पे, जो हम लोगों ने जितने यूनिट बनाए उसके हिसाब से पर यूनिट आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है, तो वो और कुछ नहीं है, वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। वो क्या है बेटा, वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। नेक्स्ट, हायर चार्जेस पेड फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। मैं एक इक्विपमेंट किराए पे लाया, और वो मैं किराए पे इसीलिए लाया क्योंकि मुझे प्रोडक्शन करना है। ठीक है, तो मेरे से सामने वाली पार्टी ने निगोशिएट किया और उसने कहा कि एक काम करो, आप इसमें जितना यूनिट बनाओगे हर यूनिट का 10 रुपए दे देना। ठीक है, तो ऐसा हमारा एग्रीमेंट हुआ है। तो अंडरस्टैंड दिस थिंग, हायर चार्जेस फॉर हायरिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट। स्पेसिफिक सिर्फ उसी प्रोडक्शन के लिए जो लगने वाला है, उसके लिए जो मैंने इक्विपमेंट लाया है, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट, टेक्निकल असिस्टेंस एंड नो हाउ। मुझे प्रोडक्शन कैसे करना चाहिए उसके लिए मुझे कई बार विदेशों से या कई बार कुछ बड़े लोगों से असिस्टेंस लेना पड़ता है, नो हाउ लेना पड़ता है। तो उसके लिए जो मैं फीस पे करता हूं, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि उसके सिवा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। याद रखना, उसके सिवा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब मैं आपको इसका एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूं। कई बार ये वाला पार्ट है ना, बच्चों को नहीं समझता कि ये एग्जैक्टली किसको पे करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी है सैमसंग। अब सैमसंग क्या बोलते हैं, उसने मतलब ऑब्वियसली वो एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, या चलो एप्पल की बात करते हैं, ठीक है, यूएस कंपनी है। तो एप्पल ने है ना वहां पर एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, उसने वहां पर पूरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। अब एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां पे भी है इंडिया में, लेकिन याद रखना दोनों कंपनीज अलग हैं, दोनों कंपनीज अलग हैं। यहां की कंपनी होगी एप्पल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड या एप्पल इंडिया लिमिटेड, और वहां की कंपनी होगी एप्पल एलएलसी। अंडरस्टैंड, सो दोनों कंपनीज बिल्कुल अलग हैं, दोनों कंपनीज अलग हैं, भले ही वो इसी की सब्सिडियरी है, लेकिन हमारे यहां पे तो क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट स्टेटस बिल्कुल अलग होता है। सो वो कंपनी अलग है, एप्पल इंडिया अलग है। अब एप्पल इंडिया को उस प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, ठीक है, एप्पल यूएस ने उसे बना दिया है, बराबर है, यूएस की जो एप्पल एलएलसी है उसने बना दिया है। तो वो क्या करेगी, वो एप्पल इंडिया को बोलेगी हम आपको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको असिस्टेंस देते हैं, बताते हैं कि ये वाला जो नया आईफोन है ये कैसे बनेगा, और बदले में आप हमें हर एक आईफोन के पीछे 10,000 रुपए या समझो $500 या जो जो भी उनका सेट होगा, वह उतना डॉलर आप हमें टेक्निकल असिस्टेंस का प्रोवाइड करेंगे। समझ रहे हो, ऐसा होता है ये टेक्निकल असिस्टेंस और नो हाउ। ज्यादातर होल्डिंग कंपनीज जो विदेशों में रहती है, जो वहां पे प्रोडक्ट बना के यहां पे सिर्फ नॉलेज देती है कि आपको कैसे बनाना है, उस नॉलेज के लिए उन्हें पर यूनिट कुछ मिलता है, और वो है टेक्निकल असिस्टेंस। इनफैक्ट रॉयल्टी भी वहीं पे काम आती है ज्यादातर केस में। ये प्रैक्टिकल लाइफ में होल्डिंग और सब्सिडियरी में सबसे ज्यादा देखने मिलता है, क्योंकि जितनी भी होल्डिंग कंपनीज है वो सर्विसेज देती है अपनी सब्सिडियरीज को, वही उनको खड़ा करती है यहां पे, तो वो जो सप्लाई करती है टेक्नोलॉजी उसके लिए उनको पैसा मिलता है।
amortized कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स, ठीक है, जो पेटेंट आपने प्रोडक्शन के लिए लिया हुआ है, मोल्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, उसका अगर 1-to-1 कोरिलेशन हो सके तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। मोल्ड, पैटर्न। मोल्ड क्या होता है, वैसे मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। मेरी वाइफ वो चॉकलेट का बिजनेस करती है, ठीक है, तो वो चॉकलेट बनाने के लिए भी एक मोल्ड होता है, अंडरस्टैंड, कि चॉकलेट को शेप क्या देना है आपको, है ना। तो इसी तरीके से बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में भी कई मोल्ड्स होते हैं, कई पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, तो जो आपको एक बार लेने होते हैं, ठीक है। अब मेरी वाइफ ने वो जो लिया मोल्ड, वो ऑब्वियस बात है एक बार लिया, उसको वो सालों साल चलाती है। सो आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो आपको हर इसमें अमोर्टाइज करते जाना है, हर जॉब में अमोर्टाइज करते चलना है, लाइक दैट। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक डिजाइनिंग। हमने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाया हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो भी खर्चा एक डायरेक्ट एक्सपेंस है फॉर द जॉब। स्पेसिफिकली हमारे कस्टमर के कहने पे हमने एक डिजाइन बनवाया जो उसी जॉब के लिए था, तो वो एक डायरेक्ट एक्सपेंस है फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। नेक्स्ट, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, अगर उसी के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर लिया है तो उसका खर्चा, और भी कोई खर्चा जो अगर डायरेक्टली 1-to-1 कोरिलेट करता है तो वो भी आपको लेना है, वो भी बेटा आपको लेना है, ठीक है। दिस आर जस्ट एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपसे एक सवाल यहां पे पूछा गया है, जल्दी से सोच समझ के आंसर करिए, कम ऑन। ओके सुमित, ठीक है, वेंकटेश, राहुल आपका जवाब गलत है, जय आपका जवाब सही है। सोच समझ के आंसर करिए, कम ऑन, ऑल अदर्स कीप आंसरिंग, कीप आंसरिंग, कम ऑन। आपको ट्राई करना ही चाहिए, पता चलेगा आपको। कम ऑन, ट्राई करना ही है, गलत हुआ तो गलत हुआ, क्या फर्क पड़ता है, ट्राई करते रहो, ठीक है। अद्वैत, अद्वैत जवाब वैसे गलत है। डरना नहीं बेटा, ये बात ध्यान रखो, गलत तो गलत, क्या फर्क पड़ता है, यहां गलत करोगे तभी तो एग्जाम में सही करोगे, सिंपल। कौन सा ऐसा खर्चा है जो प्राइम कॉस्ट में नहीं आता है? वो कौन सा खर्चा है जो प्राइम कॉस्ट में नहीं आता है? याद है प्राइम कॉस्ट में 3 चीजें आती हैं, मटेरियल डायरेक्ट वाला, लेबर डायरेक्ट, और एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों के तीनों डायरेक्ट खर्चे जो है वही आते हैं। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, याद है, फैक्ट्री में मटेरियल लाने का फ्रेट इनवर्ड, ये दिस इज नथिंग बट फ्रेट इनवर्ड, डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। ओवर टाइम डायरेक्ट लेबर का पार्ट है, मैं एबनॉर्मल अज्यूम नहीं कर रहा, ठीक है। जीएसटी पेड ऑन रॉ मटेरियल्स, जिसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, जिसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, याद रखिएगा, अगर इनपुट क्रेडिट मिलता है तो कॉस्ट में नहीं आता है। इनपुट क्रेडिट जिसका मिलता है वो कॉस्ट में नहीं आता है, लेकिन यहां इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है तो ये कॉस्ट में आएगा, और ये क्योंकि रॉ मटेरियल्स का जीएसटी है तो ये डायरेक्ट मटेरियल में ही आएगा। तो ये डायरेक्ट मटेरियल और ये डायरेक्ट लेबर तीनों प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, कॉस्ट ऑफ पैकिंग यहां पे इंक्लूडेड नहीं है। स्टूडेंट्स में हैव अ डाउट कि सर कॉस्ट ऑफ पैकिंग अगर यहां नहीं है तो है कहां पे? तो बेटा कॉस्ट ऑफ पैकिंग में 2 चीजें हो जाती है, वो प्राइमरी पैकिंग है या सेकेंडरी, ये हमारे आगे आने वाला है और मैं वहां पे आपको इसको कवर करूंगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ पैकिंग 2 तरीके की होती है, पैकिंग ही 2 तरीके की होती है, इनफैक्ट 2 से भी ज्यादा होती है, लेकिन बेसिक आप समझ लो कॉस्ट शीट के लिए 2 ही होती है, प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है। तो उन्हें कहां कहां कवर किया जाएगा वो आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है, जस्ट थोड़ी देर बाद। ये आपको यहां पर देख लो, पहला प्राइमरी पैकिंग तो यहीं मिल जाएगा आपको। अब हम लोग सेकेंड हेड के तरफ आ रहे हैं जो कि एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज द सेकेंड हेड, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जहां पर टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री रिलेटेड कॉस्ट और ओवरहेड्स तक जाता है। आपकी कॉस्ट शीट में प्राइम कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का पार्ट यहां पे दिया हुआ है। प्राइम कॉस्ट में ऐड होंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, यू गेट द ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट किया तो आपको फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट मिलता है। उसमें 5 चीजें, क्वालिटी कंट्रोल,
रिसर्च डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोडक्शन वाला, याद रखना एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन वाला। उसके बाद अगर आपने कोई बाय प्रोडक्ट बेचा, स्क्रैप बेचा, वेस्टेज बेचा या नहीं भी बेचा लेकिन उसका रियलाइजेबल वैल्यू अगर है तो वो आपको लेस कर लेना है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे, याद रखिएगा। रिकवरीज जो होती है जैसे स्क्रैप, वेस्ट, बाय प्रोडक्ट्स, इनका जो रियलाइज्ड वैल्यू है, या अगर आपने बेचा नहीं है लेकिन उसका सेलेबल वैल्यू अपने पास अवेलेबल है तो वो आपको कम करना है यहां पे। और प्राइमरी पैकिंग आपको फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करनी पड़ती है तो जाके आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में आ सकता है कि सर प्राइमरी पैकिंग क्या होती है, तो वहां पे आपको देख सकते हैं, आप ब्रैकेट में डेफिनेशन दिया हुआ है एक्चुअली उसका, इस ऐसी पैकिंग जो प्रोडक्ट को होल्ड करने और प्रिजर्व करने के लिए जरूरी है। आई एम श्योर सिर्फ इतने से आपको नहीं समझ में आएगा कि प्राइमरी पैकिंग क्या है। मैंने एक स्पेसिफिक स्लाइड उसके लिए रखी है जहां मैंने प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, टर्शरी पैकिंग सब वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उसे वहां पे डिटेल में कवर कर लेंगे। प्राइमरी पैकिंग, सेकेंडरी पैकिंग, टर्शरी पैकिंग, एवरीथिंग इज गिवन ओवर देयर। So I'll just repeat the table, I'll just repeat the chart. You already know this chart. प्राइमरी कॉस्ट, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट किया, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 चीजें याद रखना, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कितनी? 5 चीजें। 5 चीजें कौन सी है? 5 चीजें कौन सी है भाई? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद 5 चीजें कौन सी है? सबसे पहली क्वालिटी कंट्रोल, राइट, क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोडक्शन वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद में आपको रिकवरीज लेस करनी है, यानी रियलाइज्ड वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप, वेस्टेजेस एक्सेट्रा। एंड लास्ट प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, लास्ट इज प्राइमरी पैकिंग। अब मैं साथ साथ में मेरे लिए भी एक चार्ट बनाते जाता हूं, देखते हैं क्या मुझे एक्चुअली याद है या नहीं है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आपसे पूछते जाता हूं मैं और देखते हैं कि क्या हमें याद है या नहीं। ऑब्वियस बात है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों मिलकर हो गया प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा? याद है आपको? डायरेक्ट मटेरियल निकालने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है? कम ऑन। सबसे पहले RM परचेजेस या ओपनिंग स्टॉक आप ले सकते हैं, है ना। RM परचेज बोलो या RM ओपनिंग स्टॉक बोलो। उसके बाद ओपनिंग हमने ऐड किया, लेस क्लोजिंग किया, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा RM कंज्यूम्ड। हमें मिलेगा RM कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल, और ये यहां से यहां पे चला जाता है। दिस इज द कॉस्ट शीट, राइट। ये यहां से यहां चला जाएगा, तो डायरेक्ट मटेरियल हमें मिल गया, डायरेक्ट मटेरियल यहां पे आ गया, बराबर है। उसके बाद इसी को हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। प्राइम कॉस्ट आ गया। कम ऑन, अब आपसे एक एक करके पूछते हैं, जल्दी से मुझे बताइए प्राइम कॉस्ट में मैं क्या ऐड करूं तो मुझे आगे का कंसेप्ट मिलेगा जो कि ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर आपको WIP बोलना है तो आप WIP करेंगे, आप R&D बोलना चाहते हैं R&D हो गया, आप फैक्ट्री ओवरहेड कहना चाहते हैं तो FOH। ओके, इफ यू वांट टू राइट फैक्ट्री ओवरहेड यू कैन राइट जस्ट FOH। ऑब्वियसली बात है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है ज्यादा टाइपिंग पे। सो इफ यू जस्ट वांट टू राइट फैक्ट्री ओवरहेड यू कैन राइट FOH, सेलिंग ओवरहेड SOH, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड DOH, लाइक दैट। ओके, सो आप इस तरीके से लिख के मुझे भेज सकते हैं। सो मेरे पास देखिए जय, राहुल, सुमेध, इन सब के करेक्ट आंसर्स आए हैं। गुंजन R&D बेटा थोड़ा आगे होता है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद आता है फैक्ट्री ओवरहेड, और उसको ऐड करने के बाद मुझे मिल जाता है फैक्ट्री ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट, ठीक है। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद मुझे फैक्ट्री कॉस्ट पे आना है। कम ऑन, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट पे आना है। दो चीजें एडलेस होती हैं, कम ऑन, दो चीजें एडलेस होती है। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट से फैक्ट्री कॉस्ट पे आना है, ठीक है। सो सुमेध सही है, आपको यहां पे WIP का एडजस्टमेंट करना है, बराबर है। ओपनिंग क्लोजिंग, राइट, ओपनिंग क्लोजिंग है ना, WIP ओपनिंग, WIP क्लोजिंग, ये हमें यहां पे एडजस्ट करना है, ठीक है। WIP ओपनिंग, WIP क्लोजिंग, ऑब्वियस बात है, दिस इज एड एंड दिस इज लेस, और मुझे मिल गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आती है 5 चीजें। फैक्ट्री कॉस्ट आ जाने के बाद आती है 5 चीजें। वो 5 चीजें कौन कौन सी है? 5 चीजें हो जाती है बेटा,
क्या बोलते हैं, वो 5 चीजें कौन कौन सी है जो फैक्ट्री कॉस्ट से आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लेकर जाएगी? आपको क्वालिटी कंट्रोल, R&D, उसके बाद में देखो जो जो याद है मेरे को मैं बता रहा हूं आपको, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा जो प्रोडक्शन रिलेटेड है, क्रेडिट फॉर रिकवरीज जो बाय प्रोडक्ट बेचकर आता है पैसा, रियलाइज्ड वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू, और लास्ट 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 प्राइमरी पैकिंग। बिल्कुल सही सुमित, प्राइमरी पैकिंग। ठीक है, तो ये 5 चीजें आपको फैक्ट्री कॉस्ट में एडजस्ट करनी है। ये देख सकते हैं आप, ये 5 चीजें हैं, क्वालिटी कंट्रोल, R&D, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट प्रोडक्शन वाला, रिकवरीज का खर्चा और प्राइमरी पैकिंग। ये 5 को एडजस्ट करके आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है। ठीक है, सो क्वालिटी कंट्रोल, R&D, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा रिलेटेड टू प्रोडक्शन। इसमें एक चीज लेस होती है, और वो लेस क्या होती है, तो यहां पे क्रेडिट बाय प्रोडक्ट्स या स्क्रैप या वेस्ट, उनका रियलाइजेबल वैल्यू, अगर रियलाइज हो गया तो रियलाइज्ड वैल्यू, और प्राइमरी पैकिंग यहां ऐड होती है, तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ऑब्वियस बात है, हमने ये सारे आइटम्स देख लिए। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है वगैरह वगैरह। क्वालिटी कंट्रोल ऑब्वियसली क्वालिटी टेस्टिंग के लिए होता है। ठीक है, और भी कुछ चीजें हो सकती है, जैसे आपके दिमाग में आएगा सर फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है। हमने डिटेल में अभी तक क्या क्या देखा है, तो हमने डिटेल में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस देख लिया है। फैक्ट्री ओवरहेड को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड आता है, उसका नाम है वर्क्स, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। ये सब उसके अलग अलग नाम है। फैक्ट्री ओवरहेड को ही कभी वर्क्स ओवरहेड्स कहते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है आप सोचो जरा। याद है मैंने आपको एक बार विजुअलाइज कराया था फैक्ट्री। सोचो फैक्ट्री के और कौन कौन से खर्चे हैं जो आपको दिमाग में आते हैं। देखते हैं आपका दिमाग कहां तक चलता है। कम ऑन एवरीबॉडी, आपको कौन कौन से खर्चे याद आते हैं जो फैक्ट्री में होते हैं, जो डायरेक्ट में इंक्लूड नहीं हुए हैं लेकिन फैक्ट्री में तो होते हैं। सोच समझ के आंसर करिएगा, कम ऑन। ओके, मेरे पास एक जवाब आया है सुमेध का, इलेक्ट्रिसिटी पावर। ठीक है, पावर चलो हमने डायरेक्ट में ले लिया है, तो इलेक्ट्रिसिटी में समझ लेता हूं यहां पे। वेंकटेश कह रहे हैं स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, ये एक जवाब आया मेरे पास, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स के लिए। ठीक है, उसके रिलेटेड स्टोर्स के खर्चे बेसिकली। ठीक है, कंसिडर्ड। आगे सोचो सोचो सोचो, थोड़ा विजुअलाइज करो। कॉस्टिंग इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, कॉस्टिंग इज नॉट थियरी। अंडरस्टैंड, वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिकल्स इन अ थ्योरेटिकल वे राइट नाउ। ओके, और फिर हम प्रैक्टिकल्स पर आएंगे प्रॉपर। सोचो ना यार, मेरी अगर फैक्ट्री होती तो मैं और क्या क्या लगाता। मैं लाइट होती मेरे पास, लाइट का खर्चा आपने ले लिया, बराबर है। इतनी मशीन्स हैं, इतने बिल्डिंग्स हैं, बराबर है। सो जय, सुमेध, वेंकटेश, आप सब सही कह रहे हैं। आपको डिप्रिसिएशन और रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराना है मशीन्स का, बिल्डिंग्स का, बराबर है ना। रिपेयर्स और डिप्रिसिएशन आपको कराते रहना होगा, बिल्डिंग का भी और मशीन्स का भी। ये सब मेरा फैक्ट्री का खर्चा है। इसके अलावा फैक्ट्री में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। फैक्ट्री में सुपरवाइजर्स होते हैं, फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, फैक्ट्री के और भी कई सारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री का रेंट भी तो हो सकता है ना, हो सकता है हमारी फैक्ट्री ना हो। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये सब फैक्ट्री के ओवरहेड्स में आ जाता है। ठीक है, ये सब फैक्ट्री के ओवरहेड्स में आ जाता है। तो ये एक ये विजुअलाइजेशन आपका है, राइट। ये आप विजुअलाइज कर चुके हैं। और हमारे फैक्ट्री में क्या हो सकता है, हमारे फैक्ट्री की भी साफ सफाई होती है, हमारे फैक्ट्री में भी कैंटीन्स हो सकती हैं, बराबर है। तो कैंटीन्स हमारे फैक्ट्री में चलती हैं। ठीक है, तो ये सब फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं, ये सब फैक्ट्री के ओवरहेड्स हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। फैक्ट्री में लगने वाले कंज्यूमेबल, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स। मशीन्स आप चला रहे हो, मशीन्स में ऑयलिंग नहीं लगती होगी। ठीक है, सो ये सब कंज्यूमेबल्स जो स्टोर्स है, आइटम्स है, स्पेयर्स आइटम है, वो सब आ जाएगा। ये तो आपने ऑलरेडी कहा मुझे कि बिल्डिंग और मशीन्स का डिप्रिसिएशन।
जो असेट्स हमने किराए पे ले रखी हैं उनका लीज रेंट, बराबर है। उसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आपने कहा ही था मुझे कि प्लांट मशीन फैक्ट्री बिल्डिंग्स का रिपेयर करना पड़ता होगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज लगाने पड़ते होंगे प्रोडक्शन के रिलेटेड, बराबर है, जैसे फैक्ट्री का सुपरवाइजर हो गया आपका, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हो गए, ये सारे खर्चे हो गए। ड्राइंग एंड डिजाइनिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट, ठीक है, बेसिकली एक डिपार्टमेंट होता है जो ड्राइंग्स बनाता है, डिजाइन्स बनाता है, उसका खर्चा यहाँ पे लिया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट इज नॉट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे है तो बेटा फिर वो स्पेसिफिक कॉस्ट में चला जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। आपको याद होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में भी ड्राइंग वगैरह की बात थी, लेकिन उसमें स्पेसिफिक ड्राइंग की बात की गई थी, ठीक है। तो जो जनरल खर्चा है वो यहाँ पे आ जाता है। सुमेध फोरमैन कह रहे हैं, बिल्कुल फोरमैन सुपरवाइजर सब वो एक ही होते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस, राइट, हमारे बिल्डिंग्स का, हमारे मशीन्स का, वो सब इंश्योरेंस भी तो कराना पड़ता होगा। रॉ मटेरियल्स का इंश्योरेंस, बराबर है, रॉ मटेरियल्स का इंश्योरेंस, WIP का इंश्योरेंस, तो ये सब चीजें बेटा इसमें आ जाती हैं। अभी और क्या बाकी है, तो आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पिक्चर्स लगे हैं, टूल्स लगे हैं, उनके अमोर्टाइज कॉस्ट, डेप्रिसिएशन काइंड ऑफ। सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रोडक्शन करते ही नहीं है, जैसे टूल रूम्स, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस, पोल्यूशन कंट्रोल के डिपार्टमेंट्स, ये कोई प्रोडक्शन नहीं करते, तो इनका खर्चा भी एक तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड ही समझा जाता है, ठीक है। सो दिस जस्ट अ विजुअलाइज्ड अप्रोच। ओके, नाउ यू टेल मी व्हाट शुड बी द आंसर फॉर दिस। कम ऑन, आंसर करिए इसको। सुमेध, वेंकटेश, गुंजन, जय, बिल्कुल सही आप लोग के आंसर्स। द आंसर इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। आंसर इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स। जितना आप फैक्ट्री के स्टाफ को दे रहे हो, फैक्ट्री का जो स्टोर स्टाफ है, बराबर है, फैक्ट्री का जो स्टोर संभालता है, रॉ मटेरियल्स, राइट, ये जो रॉ मटेरियल संभालने वाला डिपार्टमेंट है, उसमें जो आप सैलरीज बांट रहे हो वो सब फैक्ट्री के ओवरहेड्स ही गिने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव देख लिया, हमने बाकी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बोल रहा हूँ, सॉरी, हम लोगों ने फैक्ट्री के ओवरहेड्स पूरे डिटेल में देख लिए। वो 5 चीज़ें में कुछ ज़्यादा है नहीं, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी चेकअप करने का खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च करने का खर्चा, बराबर है, बाय प्रोडक्ट वगैरह बेच के आने वाला रियलाइजेबल वैल्यू, और प्राइमरी पैकिंग। इतना हमने अभी तक देख लिया है जो हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जा चुका है। अब तीसरा हेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैसे आते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग FG एडजस्ट करके, फिनिश। सो ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स का कॉस्ट आपको लेना है और वो कॉस्ट एडजस्ट करके आपको क्या मिल जाता है, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाता है। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट, इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर सोल्ड। नेक्स्ट, cost of sales, right? So what is cost of sales? Understand, in cost of sales आपको क्या करना है, जो टोटल कॉस्ट इनकर होता है, बराबर है, जो टोटल कॉस्ट इनकर होता है कस्टमर तक पहुंचाने तक का, वो पूरा खर्चा आपको लेना है यहाँ पे। अब जैसे गुड्स तो हमारे रेडी हो गए, गुड्स रेडी हो जाने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग FG एडजस्ट करने के बाद जो बिके उनकी कॉस्ट भी आ गई। अब कस्टमर तक के पहुंचाने के पूरे खर्चे आपको लेने हैं, यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग के खर्चे, सेकेंडरी पैकिंग यहां आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ये 4 चीजें आपको एडजस्ट करनी है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, सेलिंग ओवरहेड्स, पैकिंग कॉस्ट और उसके सेकेंडरी पैकिंग, ओके, और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ये 4 चीजें एडजस्ट करके हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आना होता है, ठीक है। आपने अभी तक हमेशा जो कॉस्ट शीट्स लिखी है उसमें ये 3 तो लिखे ही थे, सेकेंडरी पैकिंग हमने अलग से नहीं लिखी थी, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि सेकेंडरी पैकिंग एक्चुअली गुड्स को बेचने के लिए होती है, तो वो इसीलिए सेलिंग ओवरहेड्स में ही एक्चुअली कंसिडर कर लिया जाता है उसको। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स और सेकेंडरी पैकिंग से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीजें हैं। अब देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोले तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी के लिए लगने वाला खर्चा, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटी के लिए लगने वाला खर्चा, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, देखते हैं आपको क्या याद आता है।
याद है एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा मैंने आपसे कहा था हमारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस के होने वाले खर्चे। सोच समझ के बताते जाओ कौन कौन सा आइटम आपको याद आता है। ये एकदम विजुअलाइज करना है आपको। कॉर्पोरेट ऑफिस है हमारा जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, ठीक है। सोचो उसका खर्चा क्या क्या था। याद है मैंने एक फोटो भी आपको बताया था, कुछ लोग काम कर रहे थे वहां पे कंप्यूटर्स पे बैठ के। जय, आपका आंसर सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने वहां पे कंप्यूटर्स लगा के रखे हैं, फर्नीचर्स लगा के रखे हैं, उनका डिप्रिसिएशन, ठीक है, उनका डिप्रिसिएशन बिल्कुल सही है सुमित। वहां जो एम्प्लॉयज लगे उनकी सैलरीज, ठीक है, जहां पे वहां पे जो एम्प्लॉयज लगे उनकी सैलरीज आ गई। राहुल कह रहे लीगल फॉर्मेलिटी, मैं समझा नहीं राहुल, पॉइंट नहीं समझा मैं आपका। लीगल फॉर्मेलिटी मतलब? ओके, लीगल जो काम चलते हैं, ठीक है। लीगल जो ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें आ जाएंगे। ओके ओके। एक्चुअली उसका है ना, लेकिन प्रोडक्शन से उतना लेना देना नहीं है, कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं। अब जो लीगल कॉस्ट कह रहे हो ना, अगर मान लो कोई केस हम पे चल रहा है और उसी चीज़ के, तो उसमें थोड़ा सा कुछ चेंज है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। इस चैप्टर में हम ये भी कवर करेंगे कि क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं भी लेना है। वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ का क्लीनिंग, वहाँ के स्टाफ को हम लोग अलग से बोनसेस देते होंगे, बराबर है, वहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स कराते होंगे, पार्टीज होती होंगी, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आता है। वहाँ के एम्प्लॉयज़ को कई बार टूर्स पे भेजा जा सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ें खर्चे होते हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में क्या क्या आपको लेना होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आप वहाँ की बिल्डिंग्स, फर्नीचर्स, उनका डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस वगैरह लेते हैं। आप वहाँ के जो एम्प्लॉयज़, अकाउंटेंट, डायरेक्टर, सेक्रेटरी है, उन सबकी सैलरीज ले लेते हैं। उन सब के लिए आप जो मतलब उस कॉर्पोरेट ऑफिस का रेंट का खर्चा, रेट्स का खर्चा, टैक्स का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, लाइटिंग का खर्चा और सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस। वहाँ पे आपको देखो स्टेशनरी लगती होगी, ऑफिस सप्लाईज लगती होंगी, वो सब के खर्चे। उसके अलावा लीगल चार्जेस, ठीक है, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, कॉर्पोरेट ऑफिस एक्सपेंसेस, डायरेक्टर्स फीस, रेम्यूनरेशन, ऑफिस एंड कमीशन, मीटिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पर मेरे पास एक जवाब बहुत अच्छा आया था जिसने लीगल वर्क्स, लीगल फॉर्मेलिटी की बात की। मैं बस एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि लीगल फीस जो है उसमें है ना, ये बात बस ध्यान में रखिएगा कि अगर हम पर कोई पेनल्टीज वगैरह लगती है ना, वो सब नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। लीगल चार्ज जो आपका बेसिक है वो बराबर है, लेकिन अगर आप पे कोई पेनल्टी वगैरह लगाई जाती है, मान लीजिए इनकम टैक्स में हमारे पे केस चल रहा था, हम पे पेनल्टी लग गई, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में नहीं आएगा, ठीक है, लाइक दैट। सो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स थे। अब मैंने यहां पे एक सवाल रखा है, बताओ, सोच समझ के आंसर करना। इसमें आएगा ये, a company pays royalty to state government on the basis of production, it is treated as what? मेरे पास पहले 4 गलत जवाब आ गए हैं, 4 गलत जवाब आ गए। बेटा जस्ट बिकॉज मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड सिखाया है आपको, मतलब ये नहीं कि उसका आंसर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ही होगा। खर्चा किस चीज का है जरा देखो, रॉयल्टी दे रहे हो आप प्रोडक्शन के ऊपर। जस्ट बिकॉज हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बाद क्वेश्चन सीख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आंसर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ही आएगा। समझने की कोशिश करिए बेटा, आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन के ऊपर, राइट, रॉयल्टी पे कर रहे हो प्रोडक्शन के ऊपर। याद है ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट था। रॉयल्टी स्टेट गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, भूल गए क्या? यस, रॉयल्टी जो स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग देते थे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट था ये। देखते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस में कहां पे आता था। इस चेक आपके बता देते हैं।
ये देखो, प्राइम कॉस्ट में जो इंक्लूजन्स हमने किए थे उसमें सेकंड इंक्लूजन ही यही था, राइट? उसमें सेकंड इंक्लूजन ही यही था डायरेक्ट एक्सपेंसेस में. So just because I am saying that just because we have finished administrative does not mean the answer has to be administrative. Understand? Just because we have done that does not mean that the answer will be administrative. The royalty was paid on production. Come on, you will have to stick to your basics. Okay, royalty जो आपने production पे pay की है, that is part of direct expenses. The C option is the correct option. Come on, try the next question. कम ऑन, सोच समझ के करना बेटा, गलती नहीं चाहिए अपने को, ठीक है? मेरे पास ए, बी और सी, ये तीन जवाब अभी तक आ गए. कैन यू इमेजिन? तीन जवाब मेरे पास अभी तक आ चुके हैं, ए, बी एंड सी. ए लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर. लेट्स सी कि किस किस के जवाब सही आ रहे गलत आ रहे. बस मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा बेटा, हर बच्चे ने ये ट्राई करना है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है. आपको सिर्फ ये कोशिश करनी है कि आप जो गेस कर रहे हैं वो सही हो, आपका विजुअलाइजेशन सही हो. तो हर बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए. इस बात को ध्यान में रखिए, हर बच्चे ने पार्टिसिपेट करना चाहिए. आंसर गलत होने से कभी मत डरना, ठीक है? इनफैक्ट आप यहां जितनी गलती करोगे, जितनी क्वेरीज अपनी दूर कर लोगे, उतना अच्छा है. चलो, आई हैव गॉट लॉट मेनी स्टूडेंट्स हु आर गिविंग द आंसर्स ए, बी एंड सी. ओके, इनफैक्ट दो बच्चों ने ये कहा है, दो ने ये कहा है, दो ने ये कहा है, ऐसे अलग अलग है. ए लिमिटेड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर विच इट परचेज्ड अ स्पेशल फ्रेम फॉर मैन्युफैक्चरिंग. इट इज अ पार्ट ऑफ. हम लोगों ने एक ऑर्डर किया जिसके लिए हमने स्पेशल फ्रेम खरीदी जो उसी ऑर्डर के लिए लगने वाली थी. द आंसर इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. स्पेसिफिक जॉब के लिए किया जाने वाला खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मत भूलिए. स्पेसिफिक जॉब्स के लिए किया जाने वाला खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है. आप देख सकते हैं, हम लोगों को एक ऑर्डर मिला जिसके लिए हमने एक स्पेशल फ्रेम खरीदी है. ठीक है, देखते हैं कि हमने इसे कहां देखा था. ठीक है, आई जस्ट सी कि इसे हमने कहां देखा था. हम लोगों ने ये देखे थे बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोगों ने यहां पर उसे देखा हुआ है. हम लोगों ने कहां देखा था, ये देख सकते हैं आप, कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, सर्विस, स्पेसिफिक डिजाइन, ड्राइंग. इसके अलावा अगर आप कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी स्पेसिफिक और चीज आप जो ले रहे हैं ना उसी चीज के लिए, ठीक है, वो आपको इसी में लेना पड़ता है. तो इसको आप मत भूलिए, है ना, इसको आपको बिल्कुल नहीं भूलना है. तो ये वाला अभी अपन ने किया, राइट? क्वेश्चन नंबर 30 वी जस्ट फिनिश्ड, एंड नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन 31. कम ऑन, विजुअलाइज. सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर. कम ऑन, सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर. आंसर करिए. सैलरी पेड टू प्लांट सुपरवाइजर्स. So I've got 5 students who are telling B and 2 students who are telling D. द करेक्ट आंसर इज प्लांट का सुपरवाइजर है वो, तो खर्चा भी तो प्लांट का होगा. दिस इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स.
देयर इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड्स। याद रखिएगा प्लांट के रिलेटेड खर्चा है तो फैक्ट्री के ओवरहेड्स में जाएगा। डेप्रीसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप, कम ऑन सोचो, दिमाग पे जोर डालो। डेप्रीसिएशन ऑफ डायरेक्टर्स लैपटॉप, इजी क्वेश्चन इजंट इट? Depreciation of director's laptop. So I've got already correct answers from Venkatesh, Advait, Rahul, Sumed. सबके करेक्ट आंसर्स मेरे पास आ गए हैं। Depreciation of director's laptop is a part of, the correct answer is administrative overheads। ठीक है, ये किस में जाएगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में जाने वाला है। A manufacturer has set up a lab for testing of products for compliance with standards. Salary for this lab staff are part of। उसने एक लैब सेटअप की है जहां पे वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करता है फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। तो ये किस में जाने वाला है? वर्क्स ओवरहेड्स, क्वालिटी कंट्रोल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या R&D? अब यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा बी और डी के बीच में। उसने लैब सेटअप की हुई है और वो लैब में क्या प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहा है फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स। तो फिर वो लैब स्टाफ जो है उनका सैलरी कहाँ जाएगा? क्वालिटी कंट्रोल में, R&D में? सोचो। सो आई हैव गॉट करेक्ट आंसर्स फ्रॉम गुंजन, सुमेध, अद्वैत, वेंकटेश। इन सब के आंसर्स मेरे पास राइट है। द करेक्ट आंसर इज द बी ऑप्शन, दैट इज क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। ठीक है, ये हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम टेस्ट कर रहे हैं खाली कि प्रोडक्ट्स हमारे बराबर बने या नहीं बने। तो ये क्वालिटी कंट्रोल होता है। हम लोग जब नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं तो रिसर्च डेवलपमेंट होता है। हम नया प्रोडक्ट नहीं बना रहे, हम तो जो प्रोडक्ट बने हुए हैं उन्हीं को खाली टेस्ट कर रहे हैं क्या वो स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट क्वालिटी कंट्रोल। ओके, दैट इज नथिंग बट क्वालिटी कंट्रोल। अब बात करते हैं सेलिंग ओवरहेड्स की। तो सेलिंग के रिलेटेड होने वाला सारा खर्चा यहां पर आता है। ठीक है, सेलिंग के रिलेटेड, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिलेटेड सारा खर्चा इधर आता है। ठीक है, अब सेलिंग में क्या क्या आता है? सोचो सोचो सोचो, सेलिंग में क्या क्या आता है? याद है हम लोगों ने देखा था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में तो वो वैन मैंने आपको बताई थी। सेलिंग के लिए हमारा स्टाफ अलग अलग जगह घूमता था और उसका खर्चा करता था, बराबर है ना? तो सेलिंग, हमारे जो स्टाफ था, एक तो स्टाफ की सैलरी, सेल्समैन की, सेल्समैन का बोनस हो सकता है, सेल्समैन का कमीशन हो सकता है। इसके अलावा और कुछ? सेल्समैन का बोनस हो गया, सेल्समैन का कमीशन हो गया, और कुछ? स्टाफ के टूर के खर्चे, बिल्कुल सही है, टूर के खर्चे, ट्रांसपोर्ट के खर्चे, बराबर है। और बोलो, और बोलो। लोडिंग अनलोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, बराबर है। लोडिंग अनलोडिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, बहुत बढ़िया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है। सो सैलरीज एंड वेजेस विद सेल्स डिपार्टमेंट, जो डायरेक्टली सेल्स करते हैं। रेंट, डेप्रीसिएशन, मेंटेनेंस एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स, मार्केट रिसर्च वगैरह, ये सब इसमें आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे सेलिंग ओवरहेड्स में है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले थे प्राइमरी, मतलब पैकिंग की। तो पैकिंग प्राइमरी सेकेंडरी दोनों तरीके की हो सकती है। जरा इस ग्राफ को देखो, इस चीज को देखो, इससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी पैकिंग किसको बोलते हैं और सेकेंडरी किसको। देखो, चॉकलेट बनाई, तो चॉकलेट जो नॉर्मल पैकिंग की जा रही है ना, जिसमें एक एक चॉकलेट है,
आप चॉकलेट डायरेक्टली ऐसे खुली नहीं रखते हैं, कभी भी वो एक पैक में होती है, इसे प्राइमरी पैक कहते हैं। अब सारे मल्टीपल चॉकलेट्स, कभी भी वो एक चॉकलेट कंपनी नहीं बेचती है, वो तो ऐसे पैकेट्स बनाती है, तो ये पैकेट्स जो होते हैं ये सेकेंडरी पैकेज। जो पैकेट्स होते हैं वो एक साथ कभी, मतलब सिर्फ एक पैकेट कंपनी सप्लाई नहीं करती, वो तो बॉक्सेस में करेगी, और वो भी ह्यूज बॉक्सेस में करेगी। तो ये सब टर्शरी पैकिंग है और क्वार्टरनरी पैकिंग है, अंडरस्टैंड। सो हमारा मेजर कंसर्न है प्राइमरी और बाकी के। हमारा मेजर कंसर्न सिर्फ दो ही है, प्राइमरी और बाकी के। तो प्राइमरी जो है जिसमें आप बेसिक उस गुड्स को संभालोगे, ये आपका बेटा पहले ही आ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही ले लेते हैं अपन उसको। याद है ना आपको, फैक्ट्री कॉस्ट में अपन इसको आगे ऐड कर देते थे। पैकिंग मटेरियल विच इज यूज्ड टू होल्ड एंड प्रिजर्व द प्रोडक्ट फॉर इट्स यूज बाय कस्टमर, जिसमें आप उसे प्रिजर्व करके रखोगे ताकि कस्टमर उसे यूज कर सके, जब तक उसे यूज नहीं करता तब तक के लिए। और सेकेंडरी पैकिंग का मतलब होता है जिसमें आप उसे स्टोर करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, बराबर है, उसके बारे में कस्टमर्स को बताएंगे, मार्केटेबल करेंगे, ये सब चीज उसमें आती है, अंडरस्टैंड। सो प्राइमरी पैकिंग जिसमें होल्ड करेंगे तब तक, जब तक कस्टमर उसे कंज्यूम नहीं कर पाता है, और सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, ये सब हमारे लिए सेकेंडरी गिने जाएंगे। याद रखिएगा, जिसमें आप उसे स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ये सब चीजों के लिए लगने वाली पैकिंग। I know this photos really helps a lot to actually visualize what is secondary packing and what is primary packing. ठीक है, सिर्फ अगर नोट्स पढ़ लो तो कुछ समझ में नहीं आता है, फोटोज वगैरह से विजुअलाइजेशन और अच्छा होता है। ठीक है, तो सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल दैट इनेबल्स टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड इन्फॉर्म द कस्टमर, प्रमोट एंड अदरवाइज मेक द प्रोडक्ट मार्केटेबल। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। वी हैव ऑलरेडी सीन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, डिलीवरी वैन्स वगैरह के खर्चे, वहां का लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब उसमें आ जाएगा, बराबर है। जो एम्प्लॉयज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं उनकी सैलरी, ट्रांसपोर्ट के खर्चे, इंश्योरेंस के खर्चे, उस व्हीकल्स के डेप्रिसिएशन, हायर चार्जेस, ठीक है, मेंटेनेंस के खर्चे वगैरह, ये सब उसमें आ जाता है। नाउ टेल मी द आंसर फॉर दिस। Audit fees paid to auditors is a part of what? ये हम ऑलरेडी कहीं कवर कर चुके हैं। सुमेध, वेंकटेश, आप लोगों के जवाब सही है। प्रणव, आपका जवाब सही है। पूरा प्रैक्टिकल सही है, सब एकदम विजुअलाइज करना है आपको, कुछ भी इसमें थ्योरी नहीं है। सुमेध, वेंकटेश, प्रणव, बिल्कुल सही आप लोगों के जवाब। कम ऑन अदर्स, डू गिव अ ट्राई। ऑडिट फीस जो ऑडिटर्स को दी जाती है वो कहाँ आएगी? ऑडिट फीस जो ऑडिटर्स को दी जाती है। राहुल, आपका भी जवाब सही है। द करेक्ट आंसर इज इट्स अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ऑफिस का खर्चा है ये, ठीक है, ऑडिट तो कराना ही पड़ता है, इट्स अ पार्ट ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। ओके, टेल मी, कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर अ पार्ट ऑफ। सही है सुमेध, कैंटीन एक्सपेंसेस फॉर फैक्ट्री वर्कर्स आर अ पार्ट ऑफ। गुंजन सही है, राहुल सही है, प्रणव सही है, अद्वैत करेक्ट है बेटा आंसर आपका भी। तो मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। वेंकटेश सही है। द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट अ फैक्ट्री ओवरहेड। ओके, इट इज अ फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है। नाउ अब क्योंकि हम लोगों ने मोर और लेस सब कुछ फिनिश कर लिया है, ठीक है, तो अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक आइटम्स जो हैं वो देखते हैं कि उसे कॉस्ट शीट में कैसे लिया जाता है। एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट के एग्जांपल्स क्या होंगे? जैसे पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 के कारण होने वाले एक्स्ट्रा खर्चे, सडन लॉकडाउन के कारण एम्प्लॉयज के ऊपर किया जाने वाला एक्स्ट्रा खर्चा, ये सब एबनॉर्मल है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है हम सब अच्छे से जानते हैं कि इसे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस लेकर जाते हैं, उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेते, राइट? उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेते, उसे सीधा सीधा कहां लेके चले जाते हैं? उसे कॉस्टिंग P&L में लेके चले जाते हैं। ये है एबनॉर्मल कॉस्ट का ट्रीटमेंट, राइट? नाउ सिमिलरली सेकेंड इज सब्सिडीज, ग्रांट, इंसेंटिव्स।
जरा सोचना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। मैंने मेरे घर पे एक सोलार वाटर हीटर लगाया था, ठीक है। उसका कॉस्ट अराउंड उस टाइम पे कुछ था 75,000, इज वे लॉन्ग बैक, ओके। 75,000 का कुछ था, एंड वी गॉट अ गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ अराउंड 50,000, ओके। वी गॉट अ गवर्नमेंट सब्सिडी ऑफ अराउंड 50,000। माय क्वेश्चन इज व्हाट टू डू विद दैट। उस सब्सिडी से मैं क्या करूं, मतलब उस सब्सिडी से क्या करना चाहिए मुझे, उसे कहां लेकर जाना चाहिए। ऐसा कई बार हो सकता है ना कि आप रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं और आपको सब्सिडी मिल गई उस पे। थिंक व्हाट विल यू डू। आपने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीदा और आपको उस पे सब्सिडी मिल गई, गवर्नमेंट से पैसा रिफंड आ गया, ओके। अच्छा ट्राई है सुमित। अगर कोई स्पेसिफिक आइटम के रिलेटेड सब्सिडी है तो एक्चुअली एक बात आप ध्यान में रखिए, मैं आपको समझाता हूं यहां पे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैंने वो सोलार हीटर लगाया था, मुझे पहले से पता था कि 75,000 में 50,000 मुझे सब्सिडी मिलती है इस पे, इसलिए ही मैंने उसे लगाया था। तो इसका मेरे लिए कॉस्ट 25,000 ही गिनना चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट। मतलब अगर आपको रॉ मटेरियल्स जो आप खरीद रहे हैं और आपको पता है इस पे सब्सिडीज होती हैं, ठीक है, आप जानबूझ के उसे खरीद रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा ऐसे केसेस में। तो आपको जो खर्चे के लिए आपको सब्सिडी मिली है उसमें से आप उसे कम कर दीजिए, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जानते थे कि आपको सब्सिडी मिलने वाली है, ग्रांट मिलने वाला है, इंसेंटिव मिलने वाला है, और आपने जानबूझ के खरीदा उसको, क्योंकि आपको पता था कि आपका नेट कॉस्ट कम हो जाएगा। तो इसीलिए उसे आप कॉस्ट में से ही कम करेंगे जिसके लिए आपको सब्सिडी या ग्रांट मिली है, ठीक है। इनकम में नहीं ले जाएंगे। हाँ, अगर इन जनरल आपको मिली, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं मिली, या ऐसा ग्रांट मिला जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो वो P&L जाएगा, उसका कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट था जो उसके बारे में आपको पता था कि इस पे सब्सिडीज मिलती ही हैं, तो फिर आपको वो उसे कॉस्ट में से कम कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, पेनल्टीज, फाइन्स, डैमेजेस, डिम्यूरेज। यस और नो, सिर्फ इतना मुझे आंसर दो, कॉस्टिंग में आएगा या नहीं आएगा। क्या ये गुड्स के कॉस्ट से लेना देना रखते हैं या नहीं रखते हैं, सोच समझ के आंसर करिए। सुमित सही है, राहुल सही है, गुंजन सही है, बराबर है सुमित। सो पेनल्टीज, फाइन्स, डैमेजेस, डिम्यूरेज, ये सब और कुछ नहीं, दे डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस जाने वाले आंकड़े हैं। ये सब P&L जाते हैं क्योंकि इसका गुड्स की कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली आप जो लोन्स वगैरह लेते हैं उसका खर्चा और उस लोन्स को अरेंज करने का खर्चा, ये दोनों इसमें आता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको लेना या नहीं लेना, हमारे कॉस्टिंग में स्पेसिफिक रूल है कि इंटरेस्ट, अदर फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूडिंग बैड डेट्स ऑल्सो, ठीक है, ये सब कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होता, ठीक है। दे आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रिमेंबर दिस। इंटरेस्ट वगैरह को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेते, ठीक है। मेरे पास एक क्वेरी आया है प्रणव का, सर अगर डैमेज ज़्यादा हुए तो कॉस्ट रिकवर करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ना। नहीं 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 नहीं, देखिए प्रणव, हम लोग जब कॉस्ट शीट बना रहे हैं ना, तो हमें क्या करना चाहिए पता है, हमें ये देखना चाहिए कि हमारा उसके लिए खर्चा कितना हुआ है। हम जो दूसरी चीजें रिकवर करते हैं, अंडरस्टैंड, तो वो ओवरहेड्स रिकवर कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपको यहाँ पे कहीं पे पेनल्टी लग गई इसलिए आपने कहीं पे सेलिंग प्राइस बढ़ा दिया, वैसा नहीं होता है। कस्टमर ने देना भी तो चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपका क्वेरी जो है ना, मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट, एक सेकेंड देना बेटा। मान लीजिए सेलर एक्स है और सेलर वाई है, ठीक है। सेलर एक्स क्या करता था, उसकी कॉस्ट थी 80 रुपीज और वो सेल करता था 100 रुपीज में। सेलर एक्स की कॉस्ट थी 80 रुपीज, लेकिन अब उसे पेनल्टी लग गई है, तो अब उसकी कॉस्ट आप बोल रहे हैं कि सर 80 है, लेकिन सेलिंग प्राइस 100 नहीं रखना चाहिए, उसने 105 कर देना चाहिए पेनल्टी रिकवर करने के लिए। प्रणव मुझे बताओ, कोई कस्टमर खरीदेगा क्या इस सेलर वाई से? क्योंकि पेनल्टी सिर्फ वाई भर रहा है, एक्स नहीं भर रहा है, तो एक्स जो है वो थोड़ी अपना सेलिंग प्राइस बढ़ाने वाला है। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
तो इसीलिए डिसीजंस लेने के लिए प्रैक्टिकली कि आपको कौन सी सेलिंग प्राइस रखनी चाहिए, आपको कितनी पेनल्टीज लगी, वो सब कुछ काम का नहीं है, उसका कॉस्टिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि आपको 5 रुपया पेनल्टी लगी पर प्रोडक्ट, तो आप 5 रुपया सेलिंग प्राइस में ऐड कर लो रिकवर करने के लिए। ऐसा नहीं होता, आप तो ऐड कर लोगे, दूसरे थोड़ी ऐड कर रहे हैं ऐसे, तो फिर आपका माल बिकेगा ही नहीं। अंडरस्टैंड, थिंक इन दैट वे। एडवांटेजेस क्या है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, आफ्टर दिस विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। इससे आपको टोटल कॉस्ट का फिगर मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का भी। इससे आपको कॉस्ट कंपैरिजन में हेल्प होगी। इससे आपको क्या बोलते हैं, कॉस्ट एस्टिमेट्स निकालने के लिए हेल्प होगी, बराबर है। टेंडर्स वगैरह फिल करने के लिए मैंने आपको टेंडर का एक एग्जांपल भी दिया था। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि सेलिंग प्राइसेस क्या सेट करनी चाहिए, ठीक है। कॉस्ट कंट्रोल में मदद मिलेगी। ये सब अलग अलग फायदे हैं बेटा कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट्स के। एकदम बेसिक सा टॉपिक है, इसलिए मैं इसमें इतना ध्यान नहीं दे रहा हूं। अब फाइनली हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट। From the following particulars, you are required to prepare monthly cost sheet of Aditya Industries. Okay, opening inventories, raw material, WIP, finished goods, 10,000 units, सबका भाव दिया हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री RM, WIP, FG नहीं दिया हुआ है, आपको ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद में रॉ मटेरियल्स परचेज्ड इज गिवन, रॉ मटेरियल्स परचेज, ये आंकड़ा यहाँ आना चाहिए था। एनीवेज, GST paid on raw materials purchase 7,20,000, ITC available. Wages paid for production workers, expenses paid for utilities, office and administration expenses paid, traveling allowance to office staff, selling expenses, machine hours worked, machine hour rate, units sold, units produced and desired profit. ये सब आपको दिया हुआ है और आपको क्या करना है, तो आपको इससे एक प्रॉपर मंथली कॉस्ट शीट बनानी है, ठीक है। प्रॉपर मंथली जो है बेटा आपको इसके लिए कॉस्ट शीट बनानी है। तो चलिए जल्दी से आप अपनी नोटबुक सब ओपन कर लीजिए। कम ऑन, जल्दी से आप इसको अपने नोटबुक्स को ओपन कर लो। इस बार भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक सब कुछ है ही। You are required to prepare a monthly cost sheet of Aditya Industries. मंथली कॉस्ट शीट बोला है, ऐसे यूनिट वाइज तो कुछ बोला हुआ नहीं अपने को, सिर्फ टोटल वाला ही बनाते हैं कॉलम अपने को। लेकिन बस आगे यूनिट जरूर लगने वाला है, ये बात ध्यान में रखिएगा, आगे जरूर आपको लगने वाला है। फिनिश गुड्स तो दिया हुआ है आपको, ठीक है। आगे आपको यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। So raw material purchased is 1,44 lakh. Second. So raw material purchase is 1,44 lakh. GST paid on raw materials is 7,20,000. Wages is given. Okay. What we should do first is, I think we should classify the expenses first. तो दैट अपने को ज़्यादा आसानी होगी इसमें कि क्या क्या आइटम्स बनाने हैं। क्योंकि मुझे प्राइमरी पैकिंग वगैरह नहीं दिख रहा है, बाय प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, तो मैं सब चीज़ें तो नहीं बना सकता हूँ पहले से, ठीक है। मुझे रॉ मटेरियल परचेज दिख रहा है,
बराबर है। ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन, रॉ मटेरियल WIP FG, क्लोजिंग सब दिया हुआ है। तो ये तो तीनों आइटम्स है अपने पास, रॉ मटेरियल, ओपनिंग और क्लोजिंग सब। ठीक है। GST पेड ऑन रॉ मटेरियल, ये कहां जाएगा? GST पेड ऑन रॉ मटेरियल्स, जल्दी से सोच के बताइए, जिसका ITC अवेलेबल है कहां जाएगा, और नहीं जाएगा तो सीधा नो लिख के भेज देना। ठीक है, सोच समझ के आप बताएं मेरे को। रॉ मटेरियल परचेज तो अपने को पता है डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है ये। रॉ मटेरियल परचेज जो है वो डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। ठीक है। ओके जय, सोच समझ के आंसर करिए, ये कहाँ जाएगा? तो जय, राहुल, सुमेध, आप तीनों के आंसर्स करेक्ट हैं कि इसमें ITC अवेलेबल है, जिसका क्रेडिट हमें मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा ये पैसा। तो ये कहीं नहीं आने वाला, इसको आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे। ये कहीं नहीं आने वाला, इसे आप इग्नोर करेंगे। Wages paid to production workers, direct labor. Expenses paid for utilities, direct expenses. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, कुछ बोला नहीं है उसने, तो इसे प्रोडक्शन का समझे या जनरल, तो इसे कुछ नहीं बोलते हैं ना, तो हम लोग जनरल समझते हैं। ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे तो हम लोग इसे जनरल समझेंगे। अब जनरल जब समझते हैं तो ये कहां चला जाता है? तो ध्यान में रखिए, ये जनरल ओवरहेड्स है, तो ये जाता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे। याद है आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे तीन चीजें होती है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और सेकेंडरी पैकिंग भी वही होती है वैसे। सो ये वहां पर चला जाएगा आफ्टर COGS, आफ्टर COGS, आफ्टर राइट COGS। उसके बाद ट्रैवलिंग एंड अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, कम ऑन, ट्रैवलिंग अलाउंस पेड टू ऑफिस स्टाफ, कहां पर, कहां पर? सही है सुमेध, वेंकटेश सही है, दैट इज AOH। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ये भी इधर ही आएगा। ठीक है, और सेलिंग ओवरहेड्स, तो सेलिंग ओवरहेड्स है ही ऑब्वियसली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के आगे जाएगा। फिर उसने और भी कुछ जानकारी दी थी कि मशीन आवर्स वर्क 21,600 है, और मशीन आवर का रेट है 8 घंटा, 8 रुपए पर आवर। मतलब अपने फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स होते हैं, बराबर है, अपन उसका रिकवरी कैसे कर रहे हैं? अपन उसे 21,600 आवर्स हमने मशीन पे काम किया है, और हर घंटे का 8 रुपए के हिसाब से हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स निकालेंगे। तो हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। यूनिट सोल्ड इज गिवन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज गिवन। ठीक है, यूनिट सोल्ड इज गिवन, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज गिवन, और प्रॉफिट का रेट भी है जो ऐड करके हम आराम से सेल्स भी ढूंढ लेंगे। तो ये सारे आइटम्स हैं जो अपने को लगने वाले हैं। तो मैं मेरा कॉस्ट शीट एक बार बेसिक रेडी कर लेता हूं यहाँ पे। रॉ मटेरियल्स परचेज, इस बार कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं, इस बार तो दिया हुआ ही है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, RM कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया, उसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूंगा तो आई विल गेट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करके फैक्ट्री कॉस्ट, then I add the administration overheads, you get the cost of production, opening closing add less FG, you get the cost of goods sold। ठीक है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाले, सेलिंग एक्सपेंसेस जनरल वाले, कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो यही सारे आइटम्स है, कुछ नया नहीं है, राइट? कुछ भी ऐसे नया नहीं है क्वेश्चन में। कल भी हम लोग कॉस्ट शीट के बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे। कम ऑन, इतना बेसिक एक फॉर्मेट रेडी कर लो तो हम सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं। सर, यस पूछिए। अभी जैसे सर किसी को सेल का गुड़ पड़ेगा कस्टमर, इसमें सेल करने के लिए करना पड़ेगा मतलब मैं समझा नहीं आपका क्वेरी। जैसे अगर पे उसको टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, GST उसको भर सकता। नहीं नहीं, वो तो सामने वाला बियर करेगा ना, अपन थोड़ी बियर करेंगे उसको। जो वो टैक्स अपन क्लियर कर रहे हैं अपने जेब से जा रहा तो है कॉस्ट में साथ। तो आएगा ही, कॉस्ट में आएगा ही।
जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलता है वो आपको क्या बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे कॉस्ट में लेना है, लेकिन वो खरीदने के रेलेवेंट वाला होना चाहिए। अगर आप सेल वाला टैक्स बोल रहे हो, प्रॉपर सेल वाला टैक्स, तो फिर वो कॉस्ट शीट का उसका कोई संबंध नहीं है। वो जैसे आप अगर आप जीएसटी जो ऑन आउटपुट वाला बोल रहे हो, बेचते टाइम जीएसटी, वो सब यहाँ नहीं आता। हम हमारे गुड्स की कॉस्ट ले रहे हैं, फिर हम हमारी सेलिंग प्राइस सेट करेंगे। जीएसटी तो हमारी सेलिंग प्राइस के बाद आने वाला कंसेप्ट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वो उसके बाद में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। हाँ सर। चलिए एवरीवन, बेसिक फॉर्मेट रेडी हो गया आप लोगों का? चलिए विल स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? मैं आपको सजेशन देता हूँ कि एक काम करते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इजी लग रहा है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट है नहीं। डायरेक्ट मटेरियल इधर परचेज दिया हुआ ही है 1,44,00,000, वहीं से शुरुआत करता हूँ मैं। रॉ मटेरियल्स परचेज 1,44,00,000, ठीक है। उसके बाद में जीएसटी तो मुझे लेना नहीं था। उसके बाद डायरेक्ट लेबर यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है 3664। डायरेक्ट वेजेस में मैं ऐड कर देता हूँ 3664, ठीक है। एक्सपेंसेस पेड फॉर यूटिलिटीज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में मुझे लेना था 145,600। ब्रैकेट में खाली यहाँ पे लिख के रख लीजिए एक्सपेंसेस फॉर यूटिलिटीज। नेक्स्ट, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दो दो थे यहाँ पे। अच्छा, वेजेस पेड तो मैं ले चुका था 3664, इसके बाद में 145,600 भी मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद अब ये दो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, तो उसे नीचे हम लोग लेने वाले हैं। कहाँ पर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। दो चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे ऐड करके बता दो उसको। 2652 प्लस 121, ठीक है। ₹26,52,000 प्लस 1,21,000 के एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। सेलिंग का खर्चा है बेटा हमारा कितना? 6,46,000, वो ले लीजिए। अभी तक मैंने कुछ भी अलग से दिमाग लगाने का काम नहीं किया है, जो जैसा दिया था वही खाली डाल दिया है, ठीक है। फिर जो डायरेक्ट बेसिक अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी पीछे की ओपनिंग वाली, वो डाल देते हैं अभी फटाफट। ओपनिंग आरएम है मेरे पास, डब्ल्यूआईपी है, एफजी है। ओपनिंग आरएम है, डब्ल्यूआईपी है, एफजी है, और वैसे उनके क्लोजिंग्स भी है। तो आरएम का ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश करता हूँ 12 लाख और 14 लाख। 12 लाख ऐड, 14 लाख लेस। डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग 18 लाख ऐड और 16,04,000 लेस। 18 लाख ऐड, 16,04,000 लेस। फिनिश गुड्स का ओपनिंग है 9,60,000। फिनिश गुड्स का ओपनिंग है बेटा 9,60,000। क्लोजिंग के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है।
क्लोजिंग के बारे में मुझे अभी तक पता नहीं है, ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब बस एक ही चीज पेंडिंग है यहाँ पे। ये मशीन आवर्स वर्कड है 21,600 और 8 रुपए के घंटे का रेट है, तो 21,600 इंटू 8 फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। इधर वर्किंग दिखा देना ब्रैकेट में, 21,600 मल्टीप्लाई बाय 8, 1,72,800, 1,72,800। यूनिट्स सोल्ड दिया हुआ है 1,60,000, यूनिट्स प्रोड्यूस दिया हुआ है 194। ठीक है, इससे हमें बाद में जाके फिनिश गुड्स की क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए काम मतलब मदद लगेगी। चलो एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकाल लीजिए। मेरा आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 1,42,00,000। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ रहा है 1,42,00,000। दोनों खर्चे ऐड कर दिए बेटा, प्राइम कॉस्ट मिल जाना चाहिए 1,80,09,600। किसी को कोई डाउट्स हो यहां तक तो बिंदास पूछो। प्राइम कॉस्ट के बाद आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने हैं, ओपनिंग क्लोजिंग WIP एडजस्ट करना है। तो ये करने के बाद आपको मिल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट जो आ रहा है 1,83,78,400। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स विथ रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो कुछ था नहीं, तो ये सीधा सीधा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि ये 1,83,78,400 का मेरा प्रोडक्शन का खर्चा हुआ और मैंने कितने यूनिट्स बनाए? मैंने 1,94,000 यूनिट्स बनाए। कितने बनाए बेटा? मैंने 1,94,000 यूनिट्स बनाए हैं। ठीक है ना? आप ये निकाल लो व्हाट शुड बी द कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा बेटा? ऑब्वियस बात है, आप इसको इससे डिवाइड करिए तो कॉस्ट पर यूनिट आ रहा है हमारा 94.73। कितना आ रहा है बेटा? 94.73 इज द कॉस्ट पर यूनिट। और अब मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बाकी है समझने की कोशिश करिए। आपके पास ओपनिंग में था कितना? 10,000 यूनिट, बराबर है। आपने प्रोडक्शन कितना किया? तो आपने प्रोडक्शन किया था 1,94,000 यूनिट्स। ठीक है, और आपने बेचा कितना है? 1,60,000 आपने बेच दिया है। जल्दी से मुझे बताओ कि आपके पास स्टॉक कितना बचा है? 1,94,000 का आपने प्रोडक्शन किया। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक था आपका 10,000 का और आपके पास 1,60,000 का क्लोजिंग है। 1,60,000 का सेल है। तो फिर हम लोग कैसे निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक? ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग स्टॉक में प्रोडक्शन ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगा अपने पास टोटल कितने यूनिट्स थे, और जो हमने बेचा वो हम लोग कम करेंगे। यानी हम लोगों ने 1,60,000 बेच दिया था तो वो हम कम करेंगे। तो 10,000 प्लस 1,94,000 माइनस 1,60,000, ये आ रहा है 44,000 यूनिट्स। ये क्या आ रहा है? 44,000 यूनिट्स आ रहा है। समझने की कोशिश करिए, 44,000 यूनिट्स, बराबर ना? 44,000 यूनिट्स आ रहा है और उसको कौन से भाव पर वैल्यू करेंगे? तो ये जो अपन ने निकाला था यहां 94.73, इसी रेट पे आपको इसे वैल्यू करना चाहिए। सो मल्टीप्लाई बाय 94.73, तो इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 44,000, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा
सो 44,000 मल्टीप्लाई बाय 94.73, ये मैं कम करूंगा यहां से तो ये आ रहा है 41,68,120, 41,68,120 जो मुझे कम करना है, और फाइनली मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा। दैट इज 1,51,00,000 समथिंग, 1,51,70,280। मैं एक बार वापस प्रोसीजर समझा रहा हूं, ठीक है, और उसके बाद में हम लोग इसका जो भी क्वेरी होगा आपका उसको हैंडल करेंगे। देखिए इसको किस तरीके से करना चाहिए आपको समझने की कोशिश करिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका हुआ, हम लोगों ने पूरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को टोटल यूनिट्स जो हमने प्रोड्यूस किए उसे डिवाइड किया। वो करने से क्या पता चला कि इस साल जो मैंने यूनिट्स बनाए थे उसका एक एवरेज कॉस्ट क्या आया, वो आया 94.73। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, भाई साल के शुरुआत में मेरे पास 10,000 यूनिट थे, बराबर है, मैंने इस साल 1,94,000 नए बनाए, तो टोटल कितने हो गए 10,000 और 194 हो गए मेरे पास 2,04,000। 2,04,000 में से अभी भी 1,60,000 मेरे पास, मतलब सॉरी 1,60,000 मैंने बेच दिए, तो मेरे पास बचा कितना 10,000 1,94 यानी 2,04,000 में से मैंने 160 बेच दिए, तो मेरे पास बचा 44,000, और मैंने एक एक यूनिट का प्रोडक्शन कॉस्ट निकाला है 94.73, तो मैंने उसे मल्टीप्लाई कर दिया 44,000 इंटू 94.73, ये मिला। इसमें मेरा एक अजम्पशन है दैट फीफो मेथड इज यूज्ड। मैंने क्या अजम्पशन किया कि जो इस साल मैंने 1,60,000 बेचा है उसमें ओपनिंग का सबसे पहले बिक गया होगा, तो जो मेरे पास बचा है क्लोजिंग का उसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही स्टॉक होगा, तो इसलिए करंट ईयर का ही प्रोडक्शन कॉस्ट लिया है। अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट करते हैं, ठीक है, अगर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट टेक्निक पे जाओगे तो आपको कैसे करना पड़ेगा वो भी मैं आपको समझाता हूं। आप क्या करोगे, प्रोडक्शन की कॉस्ट को और ओपनिंग कॉस्ट को ऐड करोगे, मतलब इन दोनों को ऐड करके बेटा आपको कितना मिलेगा 183.78 समथिंग, और ये मैं एक बार करके बता देता हूं आपको, इन दोनों को ऐड करके अपने को मिलेगा 1,93,38,400, और इसमें मेरे पास कितने यूनिट्स हो गए टोटल 2,04,000। तो इसे मैं 2,04,000 से डिवाइड करूंगा तो मुझे एक यूनिट का मिलेगा, वो है 94.79608। तो अब मैं 44,000 को उससे मल्टीप्लाई करूंगा। अगर मुझे वेटेड एवरेज करना है, मुझे फीफो अज्यूम नहीं करना है, तो फिर मुझे ऐसे निकालना पड़ता है। ओपनिंग मतलब प्रोडक्शन का इस साल का जो खर्चा है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर लिया तो टोटल खर्चा मिल गया। टोटल खर्चा मिल जाने के बाद में हमने टोटल यूनिट से डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया कि एक यूनिट का खर्चा कितना, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये कब, जब आप वेटेड एवरेज कर रहे हो। फीफो कर रहे हो तो फिर आपको ऐसा ही करना है जो हमने ऑलरेडी किया है, मैंने फीफो अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, अब कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। वेंकटेश आपको कुछ क्वेरी था बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे। सर वो 94.73 पे ऐसा है, वो नहीं समझा। मैंने टोटल प्रोडक्शन से डिवाइड कर दिया उसको, 1,83,78,400, और हमने बनाए कितने यूनिट्स इतना खर्चा करके, हमने 1,94,000 यूनिट्स बनाए, तो मैंने इसे 1,94,000 से डिवाइड कर दिया ऐसे। तो याद रखिए फीफो वेटेड एवरेज कॉस्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट है, दोनों भी आंसर्स करेक्ट है बेटा, एक भी गलत नहीं है। मैंने फीफो अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तो इसके लिए मैं ऐसा गया, और फिर उसके बाद हम लोग इसमें ये टोटल करेंगे तो मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा, दैट इज 1,85,89,280। तो ये तो मिल गया, और उसने कहा था कि आपको प्रॉफिट चाहिए 15% ऑफ सेल्स। आपको प्रॉफिट कितना चाहिए 15% ऑफ सेल्स। अगर प्रॉफिट 15% ऑफ सेल्स चाहिए है, सो प्रॉफिट अगर 15% ऑफ सेल्स होगा तो कॉस्ट कितना, सेल्स कितना होगा, समझने, कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट हैज टू बी 85% ऑफ द सेल्स, कॉस्ट हैज टू बी 85% ऑफ सेल्स, सो डिवाइडेड बाय 85%, तो आपको मिल जाएगा कि टोटल सेल्स है 2,18,69,741, उसमें से आपका इतना कॉस्ट ऑफ सेल्स जाएगा, तो प्रॉफिट आना चाहिए 32,80,461। आई एम श्योर ये वाली स्टेप सबको नहीं समझी होगी, मैं इसे एक बार वापस करके बताता हूं आपको। उसने क्या कहा मालूम है, कि सेल्स अगर आपका 100 रुपए है तो वो बोल रहा है कि 15 रुपए प्रॉफिट होना चाहिए।
क्या बोल रहा है बेटा वो? सेल्स है आपका 100 रुपए, तो 15% डिजायर्ड प्रॉफिट है, बराबर है। तो सेल्स का अगर 15 रुपया प्रॉफिट है तो बेटा कॉस्ट कितना है? कॉस्ट हैज टू बी 85%। और हम ये जानते हैं कि टोटल कॉस्ट जो हमारी आई हुई है वो है 1,85,89,980। दिस हैज टू बी 85%। तो मैंने क्या किया, इसको 85% से ही डिवाइड कर दिया, तो आई गॉट द 100%। और फिर इसमें से कम किया, आप देख सकते हैं इसका 15% निकाल के देखो, यही आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। एक बार वापस समझा दूं मैंने कैसे किया। टोटल सेल्स अगर 100 रुपया है तो उसमें 15 प्रॉफिट का है, ऑब्वियस बात है कॉस्ट 85 ही होगा। और आपको कॉस्ट का फिगर अवेलेबल था, कॉस्ट का फिगर था 185,89,280। ठीक है, ये फिगर अवेलेबल था। दिस हैज टू बी 85%, तो 100% कितना? तो मैंने इसे 85% से ही डिवाइड कर दिया कैलसी पे, आई गॉट द 100%, आई गॉट द 100%। और फिर मुझे प्रॉफिट भी मिल गया इसका 15%, लाइक दिस। कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज हो तो प्लीज पूछो। दिस इज द सॉल्यूशन। कोई डाउट्स, कोई क्वेरीज हो तो बेटा पूछो। एज यू कैन सी, द मोर वी आर गोइंग अहेड, द complexities of the problems is slightly increasing with each and every question. Come on, note it down. चलिए बढ़िया, ठीक है, डन। यस, एवरीबडी डन? ठीक है, डन फिर, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, है ना। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे आगे और बढ़ाएंगे। अब हमने कॉस्ट शीट थेरोटिकली, कंसेप्चुअली सब कुछ कर लिया है। अब हमें काफी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इसको करने हैं ताकि ये और पक्का हो सके। मैंने आपसे हमेशा से कहा है कि मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल्स में बैलेंस बना के रखूंगा। रोज थोड़ा थ्योरी सीखेंगे, प्रैक्टिकल्स भी सीखेंगे। आपको एकदम से पूरा बोर हो जाएगा वैसा भी नहीं करेंगे हम, ठीक है। सो थ्योरी कम प्रैक्टिकल का हम एक बैलेंस्ड अप्रोच हमेशा फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आई विल सी यू ऑल इन माय टुमारोज लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।